So hello everyone and welcome to the economic survey discussion and today we have taken the economic survey of 24-25. आज हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिश होने से पहले या फिर पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में या फिर शुरू के 3 क्वार्टर्स में इंडियन इकोनॉमी में देखे गए हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी तरह का डेटा कलेक्शन है। सर्वे जो होता है वो डेटा कलेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि ये सेंसस नहीं है, ये हर एक चीज को कवर नहीं कर रहा है, ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही कवर कर रहा है। जो भी डेटा ये कलेक्ट करता है, इकोनॉमिक सर्वे जो कलेक्ट करता है, जिसे ऑथर्ड किया जाता है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, सीईए के द्वारा, सो वो जो है, वो जो डेटा है, वो जो एडवाइसेस हैं, वो जो सेक्टरल स्पेसिफिक स्टडीज हैं, वही होती हैं हमारी इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, जैसे सर्वे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एनएसएसओ होता है, राइट, नेशनल सैंपल सर्वे होता है हमारा नेशनल लेवल पर, हमारा मान लीजिए चाइल्ड सीपीआई से रिलेटेड सर्वे होता है। किसी देर आर टू मेनी सर्वेज दैट वी कंडक्ट। नाउ इन दैट केस दीज सर्वेज, जो ये सर्वे होते हैं, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा, राइट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। हो सकता है किसी ने महंगाई के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया हो सकता है किसी ने हमारे ट्रेड के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया हो सकता है किसी ने इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया हो। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, वो अलग अलग जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो हमारे दुनिया भर में डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो इंडिया में डेटा कलेक्ट हो रहा है, चाहे फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो, आरबीआई का हो, सेबी का हो, जो अलग अलग जगह से, इंस्टीट्यूशन से हमें जो डेटा मिल पाता है, इकोनॉमिक सर्वे और जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे स्टडी करते हैं और बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इन्होंने 13 चैप्टर्स डाले हैं, लेकिन हम सारे चैप्टर्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस के लिए या फिर आपके आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, नॉर्मल हो गया, क्या हुआ, ये एक रेगुलर फिनोमिना है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो हम टाइम बचा सकें, एक एग्जैक्ट स्टडी कर सकें, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, वो ऐसी हो कि हमारे एग्जाम को वो मीट कर पाए। और यही वो चीज है जो आज हम देखेंगे। अगर आज हो सका तो हम पूरा इसको करेंगे, वरना हम इस क्लास को सेकंड पार्ट में भी डिवाइड जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। प्रीफेस। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक प्रीफेस, जैसे हर बार होता है प्रीफेस होता है, उसमें भी एक प्रीफेस दिया गया है, और इस प्रीफेस में जो लिखा हुआ है वो है इंटरनेशनल सिचुएशंस। इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंटरनेशनल लेवल पर कैसे इकोनॉमिक चल रही है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा अभी रीसेंट बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी हमने देखा कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं, राइट, यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट आती है, बहुत सारे टैरिफ्स लगा देती है और फिर कहती है कि हम 90 दिनों के लिए उसको रोक देंगे, लेकिन चाइना के ऊपर नहीं रोकते क्योंकि चाइना वो कंट्री था जिसने रिटेलिएट किया, जिसे आप कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। जो रेसिप्रोकल होता है या रिटेलिएटरी जिसे हम कहते हैं, ये इकोनॉमिक फिनोमिना है। इसका मतलब है अगर मैंने किसी कंट्री पे टैरिफ लगाया तो उसने भी मुझे रिप्लाई में सेम टैरिफ लगा दिया है या थोड़ा ऊपर नीचे उन्होंने टैरिफ लगाया है। अब इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लग रहा था वो 20s में उसके परसेंटेज से कोई 24, 26 ऐसा कुछ चल रहा था। तो इंडिया के ऊपर जो लगा टैरिफ था तो ज्यादा बड़ा नहीं था, इंडिया ने वेट एंड वॉच अप्रोच को लेकर चले। बहुत सारी कंट्रीज ने भी वेट एंड वॉच अप्रोच रखी, लेकिन चाइना ने उसको रिटेलिएट किया। अब डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स कर दिया है। अब जैसे ही उसको रिवर्स किया उन्होंने चाइना को छोड़ दिया है। तो चाइना के ऊपर, और नॉट ओनली दैट, अब तो 200% से ज्यादा, कल ही मैंने उसको पढ़ा कि 200% से ज्यादा उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करने की बात कही है। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये जो है ये एक यूएस चाइना ट्रेड वॉर की तरफ चल रहा है, जो कि जिसका फाउंडेशन जो है, जो ये करंट स्टेटस है, इसका जो फाउंडेशन है वो है प्रोटेक्शनिज्म, वो है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म कोई नई चीज नहीं है,
राइट। आज से 100 साल पहले जब पूरे दुनिया भर में, राइट, ग्रेट डिप्रेशन आया था, 1930s की मैं बात कर रहा हूं, तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो सारी कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चली गई थी, खासकर अमेरिका। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि काफी सारी कंट्री जो है वो बहुत ही स्लो डाउन से गुजर रही हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका क्या चाह रहा है कि अमेरिका अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर टैरिफ लगाए। उससे यह होगा कि बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी और उनको लग रहा है कि इस प्रोटेक्शनिज्म से वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि लोग अब जो है वो अमेरिका में ही प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि एप्पल कंप्यूटर्स जो है, जो आईफोन बनाते हैं, या एप्पल कंपनी जो है जो आईफोन बनाती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं अपने सारे के सारे जो इंपोर्ट्स हैं या सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टारगेट उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इंडिया और चाइना पर। अब यूएस में, यानी कि यूएस से जो माल बाहर जा रहा था, यूएस से जो प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे थे वो अचानक से कम हो जा रहे हैं क्योंकि टैरिफ आ गया है। अब वो वही चीजें इंडिया और चाइना से प्रोक्योर कर रही है। ऑल ऑफ अ सडन इंडिया एक बहुत ही बड़ा आईफोन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हो गया है। सो इससे हमें तो बहुत फायदा है, राइट, इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमें आएंगी, हम उससे पैसा कमाएंगे, हमारा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इंडिया के लिए तो काफी अच्छी अच्छी सिचुएशन चल रही है अभी लेटेस्ट। लेकिन और क्योंकि 90 दिन के लिए इंडिया का टैरिफ भी पॉज कर दिया गया है, तो इंडिया को कोई बड़ी समस्या की बात इसमें नहीं है। तो एक तो ये चल रहा है आपके दुनिया भर में। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो ये है कि यूरोप में स्लो डाउन है। यूरोप में स्लो डाउन है। स्लो डाउन का मतलब होता है कि वहां जो है ग्रोथ रेट कम हो गई है। ग्रोथ रेट कम हो गई है, राइट, बहुत ही कम हो गई है। मतलब 2% पे पहुंच गए वो लोग, 1%, 1.5%, 2%, बहुत ही नीचे ग्रोथ पे पहुंच गए। दूसरा, यही चीज आपको देखने को मिलेगी जापान में भी। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब हम कंट्री स्पेसिफिक कारण तो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वो एक कंप्लीट जो लिस्ट है, जो रीजंस की जो लिस्ट है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला है और वो ये है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जो पॉपुलेशन होती है, वो सबसे ज्यादा कब फायदा करती है, जब वो एक वर्किंग एज पे हो। यानी कि लेट से मैं मान के चलता हूं 15 प्लस टू 60, 65 भी आप ले सकते हैं। सो 15 प्लस यानी 15 साल से ऊपर और 65 साल तक के लोग, अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है वो सेंटर से थिक है, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो थिक है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में ज्यादा है, जैसे इंडिया में, तो वो प्रोडक्टिव जनरेशन है। प्रोडक्टिव जनरेशन है तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। अब ये चीज नेगेटिव हो रही है यूरोप में। वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका बेसिक सा फंडा ये है कि वहां पर अब कमाने वाले कम और डिपेंडेंट लोग ज्यादा हो गए जो कमा नहीं रहे, राइट। यही चीज आपको जापान में भी देखने को मिलेगी। जर्मनी की अगर हम बात करें, राइट, तो जर्मनी में स्लो डाउन आ गया है। पिछले 2 सालों से वहां पे स्लो डाउन चल रहा है। एक्सपोर्ट्स में कोई पुश नहीं मिल रहा है जर्मनी को। इंपोर्ट्स में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वहां पे भी एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है। इनफैक्ट एंटायर यूरो जो रीजन है, जहां पर यूरो एज अ करेंसी या यूरोपियन यूनियन जो है, वहां पर भी काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर इश्यूज है, क्योंकि आए दिन अमेरिका, रशिया या कोई ना कोई कंट्री ऐसी है जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रही है, कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा दे रही है। आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है अब काफी लंबा चल चुका है, उससे भी जो हमारे सप्लाईज हैं वो अफेक्टेड हैं। एक चीज और डेवलपमेंट हो रहा है और वो ये है कि जो रेड सी है यार, राइट, रेड सी। अब आप सभी को पता है रेड सी क्या है। रेड सी कनेक्ट करता है सुएज कैनाल को हमारे इंडियन ओशन से। अब सुएज कैनाल से जाता है लगभग 15 से 20% हमारा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड 15 से 20% जाता है। अब क्योंकि वो वहां से जा रहा है, वहां से निकल रहा है, तो वहां अभी क्या चल रहा है, वहां हाउदी रिबेल्स हैं।
काफ़ी टाइम से, आई मीन मैं बात करूँ 23 के लास्ट में ही शुरू हो गया था। तो हाउदी रिबेल्स जो हैं, जो कि मोस्टली यमन से बिलोंग करते हैं, वो आने जाने शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे सप्लाईज जो हैं, रेगुलर सप्लाई जो है वो अफेक्टेड है। काफ़ी सारे शिप्स ऐसे हैं जो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जा रहे हैं। इससे टाइम बढ़ गया है, 50% टाइम ज़्यादा लगने लगा है। जहाँ 10 दिन लगते थे वहाँ 15 दिन लग रहे हैं। सो पॉइंट इज कि इन चीज़ों से काफ़ी इंपैक्ट आया है, राइट। और यूरोपियन स्लो डाउन, जापान स्लो डाउन, ये देखा गया। फिर अमेरिका, भाई अमेरिका ने पिछले कई दिनों में आपने देखा, पिछले कई महीनों में आपने देखा होगा, जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका का सेंट्रल बैंक। सो अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा डियर कर दें। डियर मतलब कम कर दें, पॉलिसी रेट्स को कम करेंगे। उसी दौरान हमने देखा कि जैसे ही वहाँ पे पॉलिसी रेट्स में थोड़ा सा चेंज आता है, हमारा यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो शुरू हो जाता है, हमारा हॉट मनी कम हो जाती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, राइट। या फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे ऐसा हो जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो जा रही है तो पैसा यहाँ आ जा रहा है। तो पॉइंट इज कि हर जगह आप ये देखोगे कि जो बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके डिमांड को पुश किया जाए, डिमांड को पुश किया जाए, राइट। सो ये एक बैकग्राउंड है, एक प्रीफेस है। चलिए इसमें देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें ये सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जिसे मैंने एक टेबल में इंक्लूड कर दिया है। यही आपके हाइलाइट्स हैं। देखिए पूरा 15 पेज या 20 पेज का अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे डेटा के साथ। सो हमें क्या करना है, हमें कम से कम टाइम में उसको कवर अप करना है। अब कम से कम टाइम में कवर अप कैसे करोगे, जब आप जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लोगे और थोड़े डेटा को याद कर लोगे, दैट्स इट। तो सबसे पहला यह है कि इलेक्शंस हुए इंडिया में, इंडोनेशिया में, यूएस में। इससे क्या हुआ, ओल्ड एंड न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स जो है रिवाइव हुए। इंडिया में राइटेस्ट गवर्नमेंट आती है 2024 में, थर्ड टर्म में आती है, तो जो उनकी पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। डिफेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, आईटी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, हाईवेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात, इंडोनेशिया और यूएस। तो यूएस में जैसे ही आप देखिए सरकार बदली, वैसे ही सारे के सारे इंटरनेशनल डायनेमिक्स बदल गए। यूएस ने अचानक से इंपोज कर दिया है टैरिफ्स, कैपिटलिज्म की बातें चल रही हैं। जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसमें अचानक से गिरावट आ गई है। यूएस और रशिया इस यूक्रेन इशू को सॉल्व करने में साथ आ रहे हैं। उससे एक फायदा होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा, अभी कुछ ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला है। फिर आता है इनस्टेबिलिटी इन यूरोप। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जर्मनी में, 2 साल से चला आ रहा है, जर्मनी खुद परेशान है। जापान भी, जापान अपनी जीडीपी से नीचे चल रहा है, जो उसकी पोटेंशियल जीडीपी है वो उससे नीचे चल रहा है। एजिंग पॉपुलेशन है, नई जनरेशन आ नहीं रही है, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, फैमिलीज नहीं है, नए बच्चे नहीं है, नई जनरेशन नहीं है, देयर आर नो न्यू बॉर्न्स। बर्थ रेट है वो लोएस्ट पॉसिबल पे चली गई है। तो भाई आगे देश चलाएगा कौन? हाई फिजिकल प्रेशर इन यूके, फिजिकल प्रेशर है। जब से उन्होंने ब्रेग्जिट किया है, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है उनकी, बस इतना मान के चलिए। हाई एनर्जी कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर टू रिन्यूएबल्स, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो हाई कॉस्ट है, राइट, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ मूव किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज चला आ रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे हिंड्रेंसेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, खासकर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी को एट मैक्स पॉसिबल पे लेके जाए, जितना हो सके रिन्यूएबल एनर्जी से आउटपुट या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी एट फर्स्ट इंस्टेंस इट इज नॉट चीपर। लॉन्ग टर्म में वो चीप लग सकती है, लेकिन जब उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जब उसको इनिशिएट किया जा रहा है, तो वो एक्सपेंसिव लगती है। एंड देन द एजिंग पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब हो रहा है एजिंग पॉपुलेशन। अब इंडिया और चाइना के पास तो बहुत लोग हैं एजिंग पॉपुलेशन में, चाइना में भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा वरिड है। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास बहुत ही अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर वो सिर्फ अगले 15-20 साल के लिए है। अगर इंडिया ने उसको केटर नहीं किया तो आने वाले 15-20 साल बाद, जब हमारी एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो लोग आज 40-50 साल के हैं, जब वो 60-70 साल के हो जाएंगे, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हमने हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल नहीं बनाया तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना में,
चाइना गुजर रहा है ओवर कैपेसिटी इन रियल एस्टेट। ओवर कैपेसिटी इन रियल एस्टेट, इतने ज्यादा घर बना लिए हैं। और ये बात जापान में भी है। जापान में अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो कुछ 9 मिलियन के आसपास होल्डिंग्स हैं। जी हां, 90 लाख ऐसे घर हैं जो खाली हैं, जिन्हें बना तो लिया गया है लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है, और रहता था तो छोड़ के चला गया है क्योंकि पॉपुलेशन गिर रही है। चाइना में यह प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन से ज्यादा उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, यानी उन्होंने ज्यादा सप्लाई कर दिया है डिमांड से भी ज्यादा। तो ये एक अलग समस्या चल रही है। सो ये एक सिचुएशन है जो कि ओवरऑल हमारे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में देखने को हमें मिली है। अब इसमें यूएस का इलेक्शन तो मेंशन है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हुआ वो मेंशन नहीं है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। यानी जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं उससे क्या होगा, राइट। जैसे आज की ही न्यूज़पेपर की मैं अगर बात करूं तो मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा था और हिंदू में भी आया है, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया है कि हमारी जो ओवरऑल जो वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट्स या ट्रेड ग्रोथ है वो 0.2 या 0.3% से गिर जाएगा इस साल, जस्ट बिकॉज यूएस ने टैरिफ लगा दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ की, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसको आईएमएफ ने भी सपोर्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, जो हमारी वर्ल्ड जीडीपी थी वो 3.3% से ग्रो की है। देखिए 3% प्लस माइनस 3% प्लस माइनस 0.3%, राइट। ये एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो सही सही चल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी को आप ये मत सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो हमारी 20% से या 10% से अचानक से ग्रो हो जाएगी, वो तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया, राइट। तो जो हमारी ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमी की, यानी कि दुनिया भर की जो जीडीपी है वो 3.3% से बढ़ी है। यूजुअली ये 2.7 या 3.3 के बीच में रहता है, बहुत ही अच्छा हो गया तो 3.5 पहुंच जाएगा। स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड वीक एक्सटर्नल डिमांड, यूरोप एंड अदर एशियन पार्ट्स, राइट, पार्ट्स ऑफ एशिया, वाइल सर्विसेज परफॉर्म्ड बेटर। जो सबसे बड़ा इशू हमें ट्रेड में देखने को मिला है इस साल वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफी इंपैक्ट आया है। और आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि जो चाइना है उसने रजिस्टर्ड किया है कि वो वर्ल्ड की 45% मैन्युफैक्चरिंग को होल्ड करता है। अकेला एक देश दुनिया की 45% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को होल्ड करता है। और अगर चाइना में डिस्ट्रप्शन आ रहा है, अब क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए गए और यूएस बहुत बड़ा मार्केट था चाइना के लिए, भाई चाइना के लिए यूएस बहुत बड़ा मार्केट था, तो चाइना पे इंपैक्ट आएगा। अगर मान लीजिए और कंट्रीज ने भी चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी तो चाइना पे इंपैक्ट आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में इंपैक्ट आएगा। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा, यहां पर जो एशिया और यूरोप की बात हो रही है उसमें काफी हद तक जो सबसे बड़ा हाथ है वो है हाउथीज अटैक का, राइट। हाउथीज अटैक, उन्होंने शिप्स के ऊपर अटैक किया है रेड सी पर, जिससे डिस्टर्ब हुई है जितनी भी सप्लाईज होती हैं सुएज कैनाल से जाने वाली। अब सुएज कैनाल जो है वो लगभग 15% ग्लोबल ट्रेड को इंपैक्ट करता है। तो देखा जाए तो आप कहेंगे कि सिर्फ 85% जो ट्रेड है वो बिना सुएज कैनाल से गुजर रहा है, लेकिन 15% भी बहुत बड़ा शेयर है। अगर ये 15% भी डिस्टर्ब हो रहा है तो खासकर कंट्रीज लाइक इंडिया या चाइना जो एक बहुत ही मेजर इकोनॉमीज हो रही हैं, राइट, हम लोग दोनों टॉप 5 में हैं, तो टॉप 5 इकोनॉमीज को ही इंपैक्ट हो रहा है। जापान भी उसमें आ जाएगा, राइट। एक यूरोपियन में है यानी जर्मनी है, बस एक यूएस ही है जो दूर है, बाकी टॉप 4-5 में 4 तो एशिया और यूरोप में है। तो उस बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन हमारे ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें आने वाले टाइम में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर आता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है डिक्लाइन टुवर्ड्स डाउनवर्ड स्टेडीली, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके पीछे काफी हद तक मैं कहूंगा जो हमारे अलग अलग कंट्रीज में पॉलिसी रेट्स की बात चल रही है वही इसके पीछे का रीजन है। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये एक प्राइवेट इंडेक्स होता है, राइट, वो बढ़ गया है, जो ये कहता है कि दुनिया भर में जो है हमारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जो इकोनॉमिक पॉलिसी में अनसर्टेनिटी आई है, यानी कि बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, इस इंडेक्स का बढ़ने का मतलब है चिंता का विषय है, राइट, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बस इतना याद रखिए, ये जो बड़ा है इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि भविष्य में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको लेकर काफी ऊंच नीच आने वाली है। बस ये इतनी सी बात कह रहा है, राइट। सो दैट्स द पॉइंट।
वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स ये भी बढ़ गया है, तो ये कह रहा है कि भाई भविष्य में जो है आपका ट्रेड है वो उस पर भी थोड़ी सी ऊंच नीच आपको देखने को मिल सकती है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने, देखिए मैंने आपको क्लास कैसे क्रिएट की है, ये जो पूरी क्लास या जो पूरा ये सेशन आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक टॉपिक को जिसपे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने वहां से पढ़ा है या जो भी कंक्लूजन हमने वहां देखा है, उस टॉपिक के मेजर पॉइंट्स हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद उसी चीज को हम ग्राफ्स के द्वारा देखेंगे, वाया ग्राफ्स। अब ये ग्राफ्स ही हैं जो आपको ये सपोर्ट करेंगे और ये बताएंगे कि देखो सब कुछ ऐसा है, राइट। जैसा मैंने आपको कहा कि ग्राफ में मैं आप बात कर रहा था जीडीपी की बात, तो जो आप ग्लोबल जीडीपी देखिए 2023, राइट, 2000 मार्च 2022 से और सितंबर तक है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि लगभग लगभग 3 के ऊपर ही चल रहा है, 3 के ऊपर है। इसलिए मैंने आपसे कहा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट ऑन बजट यूपीएससी फ्रॉम बजट एंड इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक सर्वे। देखिए number one thing is you may not even expect any questions. You may not even expect any question. I mean, UPSC can skip both these, budget and economic survey, but even after that you can use these data, current developments in India and outside India, to explain some points in your answer in the mains examination, to explain your answers in the interview stage. That is how it is important. And if I have to talk about, so in the past UPSC has asked questions on certain budget provisions, right, like long term capital gain. They have asked questions on budget provisions. They have asked the questions on schemes which were announced in the budget. They have asked the questions on economic development, let's say saving, private consumption, right, consumption pattern in India, all those related mains question just from the economic survey. So it is up to UPSC whether they ask or not. But reading these two, budget and economic survey, definitely help you to create a good answer in the mains examination, in your essay paper, in your interview stage as well. Okay, because it gives you the latest understanding of India's economy. Coming to this point, that's why I told you that the world GDP revolves plus minus this. Plus minus this. I mean 2.7 to 3.3. At best, it will go 3.5. At best. Okay. So this is the world GDP. Now, why there was a decline and then there was a consistent rise? Again, there is a decline. The reason of December 2022 was that there were certain disruptions which were caused. Certain disruptions which were caused. Again, then increased. Now here you will see this, the decline, Ukraine-Russia war in 2022. Ukraine-Russia war in 2022. Okay, if I come to this one, steady growth outlook across country groups. So world economy, more or less same, 3.3, 3.2, 3.3. Okay. Then advanced economies, AE is advanced economies. Everything is written over here. This data is from OECD economic outlook as well as IMFO World Economic Outlook. Okay. Then EMDZ, DE, these are the words which are now being used. Forget about those old words of developing country, developed country, least developed countries. No, no, no. They have used the word advanced economies and emerging economies, right? Emerging markets and developing economies. So they have now, instead of using the word developing, they have now started the word emerging. Okay. Same. In the last 2 years, more or less the same. Look at this advanced economy. The average in the advanced economy, the growth has increased. In the advanced economy, the growth has increased because of certain reasons, like in US, policy rates have been changed. On the other hand, emerging economies, it has declined mainly because of the past 2-3 years of inflation. Structural weakness in Germany economy. देखिए जर्मनी में, देखिए आप, जर्मनी एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें भी हाईलाइट किया गया है, राइट। गैप फ्रॉम द ट्रेंड, आप देखिए ये जो है आपका ट्रेंड जो है पिछले 9 सालों का था, ये जो आप ब्लैक डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, राइट, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये कह रही है कि अगर जर्मनी नॉर्मली परफॉर्म करता,
इफ जर्मनी वुड हैव परफॉर्म नॉर्मली, अगर नॉर्मली वो परफॉर्म करता तो वो जो है वो यहां पर होता, राइट। लेकिन उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहां पर बढ़ा, यानी कि 2016 में वो हाई पे था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो गिरना शुरू करता है, फिर आता है ये फेज जब वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि ये हो जाता है आपका कोविड वाला केस, कोविड 19। बट उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन उसने अपनी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ थी उस ट्रेजेक्टरी को छोड़ दिया है। इससे यही पता चल रहा है कि जो हमारी जर्मनी है, जर्मनी जो कि अब आपको पता है इंडिया से भी ज्यादा बड़ी जीडीपी है, राइट। तो अब जर्मनी जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, जर्मनी का टोटल ट्रेड अगर आप देखेंगे, राइट, तो बहुत हाई है, बहुत ही हाई है। वो ट्रिलियंस में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल जीडीपी, स्मॉल इकोनॉमी। तो ये एक चिंता का विषय है, राइट, क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है। अगर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, अगर वहीं पर स्लो डाउन आ रहा है, राइट, चाहे फिर वो एजिंग पॉपुलेशन हो, रिसोर्स रिलेटेड क्रंच हो, या फिर पॉलिसी पैरामीटर्स हो, जो भी हो, राइट। वो यूक्रेन रशिया वॉर से भी इंपैक्टेड रहा है काफी, क्योंकि उसके रिसोर्स सप्लाईज काफी कम रहे हैं, राइट। पॉलिसी कट्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो ये एक चिंता का विषय है यूरोप के लिए और बाकी अलग जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए। सिटी इकोनॉमिक सरप्राइज इंडिसेस इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड रेजिलियंस ऑफ द यूएस। देखिए 2023 में अगर आप देखेंगे तो जो इंडेक्स है वो अंडर 50 चला गया है, राइट, नेगेटिव में चला गया, लेकिन यूएस में ठीक ठाक चल रहा है। यूरोप में कितनी प्रॉब्लम, इसलिए मैंने आपको बताया कि अब यहां गैप देखिए, बस ये देखिए यूएस में जो है, राइट, ये ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर यूरोप में आप देखेंगे तो ये कम हो गया है। तो यूरोप में प्रॉब्लम है, राइट। और फिर इंडिया कोशिश कर रहा है यूरोप के साथ कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो देखा जाए, चलिए देखते हैं क्या होता है उसका फ्यूचर, राइट। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मिलेगा हमें। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टेबलाइजेज इन नवंबर 2024। मैंने जैसा आपको कहा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मोस्टली पिछले साल के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का ही डेटा आपको देता है। फोर्थ क्वार्टर का डेटा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो अप्रैल से दिसंबर का ही मोस्टली डेटा कलेक्ट करता है, राइट। ये जनवरी, फरवरी और मार्च को नहीं इंक्लूड करता। तो ये कब, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसका मोस्ट ऑफ द डेटा कब से है, अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक का, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही वो फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। इससे पुराना फाइनेंशियल ईयर पढ़ने का क्या मतलब। तो ये वो, अब ये दिसंबर पे क्यों रुक जाता है, ये दिसंबर पे इसलिए रुक जाता है क्योंकि जनवरी में तो इनको पब्लिश करना है भाई, इनको इकोनॉमिक सर्वे जनवरी में तो पब्लिश करना है, तो फरवरी और मार्च का डेटा तो इंक्लूड हो नहीं सकता। अच्छा, जनवरी में ये लोग उसको कंपाइल करते हैं तो जनवरी का डेटा नहीं आ सकता, क्योंकि जनवरी का डेटा मोस्टली फरवरी में पब्लिश होता है। इसलिए इन तीनों को अवॉइड कर दिया है। इसलिए आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, अगर आप ओरिजिनल बुक पढ़ेंगे या वो जो पीडीएफ अवेलेबल है पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अप्रैल टू दिसंबर को ही मोस्टली टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि वही डेटा इनके पास अवेलेबल है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने नवंबर 2024 के बारे में बताया है, जनवरी के बारे में नहीं। अब यहां पर इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लिया है पीएमआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पीएमआई, हम आप सभी को पता भी होगा, राइट। पीएमआई जो है वो एक अजम्पशंस के ऊपर चलता है, एक परसेप्शन के ऊपर चलता है कि भाई फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज को लेकर किसी भी प्रोड्यूसर का या किसी मैनेजर का क्या पर्सपेक्टिव है। मान के चलिए मैं किसी फैक्ट्री का मैनेजर हूं और मेरी फैक्ट्री जो है वो स्टील बनाती है, तो कोई आएगा और मुझसे पूछेगा कि भाई मैं अगले 2-3 महीने के लिए मेरा अजम्पशन क्या है, मैं क्या परसीव करके चल रहा हूं, मुझे कैसा फ्यूचर नजर आ रहा है, क्या फ्यूचर में मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, क्या फ्यूचर में मैं आगे मतलब मेरे इकोनॉमी में मतलब मेरी फैक्ट्री का जो आउटपुट है या सेल्स है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो वैल्यू 50 के ऊपर चली जाएगी। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे लग रहा है हाँ हाँ फ्यूचर में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तब तो वैल्यू जो है वो 50 के ऊपर चली जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं है तो वो 50 के नीचे आ जाएगी। कोविड के टाइम पे सारी वैल्यूज 50 के नीचे थी। अब यही चीज आप मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, यही चीज आप सर्विस सेक्टर में देख सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग देखिए,
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अभी हम ग्लोबल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया पे भी हम आएंगे। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो है वो 50 के नीचे ही चल रहा है। थोड़ा सा ये यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 50 के ऊपर आया, लेकिन फिर से ये नीचे गया सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऊपर आया। लेकिन क्योंकि अब हमारे ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए तो आने वाला जो पीएमआई होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंपैक्ट तो हो गई। सर्विस सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है, 50 के ऊपर है, सब ऑप्टिमिस्टिक है, कोई इतना बड़ा इशू उसमें नहीं है। चलिए, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एडवांस इकोनॉमी की अगर बात करें, देखिए सारे के सारे जो है नीचे आ गए, 50 के नीचे या 50 के आसपास चल रहे हैं। वो ये प्रूव कर रहा है कि जो हमारी महंगी इकोनॉमीज हैं, जो हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जो हमारे डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, कनाडा वगैरह, वहां पर माहौल अच्छा नहीं है। और सबसे गंदा माहौल तो आपके यूके में चल रहा है। देखिए रेड वाला कितना नीचे आ गया है, यूरोपियन यूनियन सबसे नीचे पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी की या इमर्जिंग इकोनॉमीज की, तो यहां आप देखेंगे भाई इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर, इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब देखिए इंडिया तो 55 के ऊपर चल रहा है, फॉरगेट 50, इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर। बाकी सब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चल रहे हैं। वर्स्ट परफॉर्मेंस आपको ब्राजील में दिखेगा, ये देखिए ब्राजील में वर्स्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है, चाइना में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर। इंडिया में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं हमारे बिजनेस ओनर्स को फ्यूचर को लेकर, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए यही वो चीजें हैं जो आपको बताएंगी। अब आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मेंस में आ गया आंसर, आप क्वेश्चन आ गया आपका इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप इसको कोट कीजिए ना कि इकोनॉमिक सर्वे 25 में बताया गया है कि पीएमआई जो है इंडिया का, इट्स द बेस्ट इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। बताइए आप वहां पर। सो दिस इज हाउ यू विल यूज डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस इज हाउ यू विल मेक बेटर आंसर राइटिंग। चलिए, इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज, ओहो राइट, लुक एट दिस, लुक एट दिस, आपके यूएस, यूके, यूरोप, सब जगह, जापान में तो ज्यादा इन्फ्लेशन कभी मैटर रहा नहीं है, राइट। दूसरी तरफ अगर हम यहां देखें, राइट, यहां देखिए 10% को भी क्रॉस कर गया इन्फ्लेशन। अगर हम यहां आते हैं, इंडिया, इंडिया में गिरते 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 अब वो नियर 4 to 5 आ गया है। यानी कि वो जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट रहता है, जैसे 4 ± 2, राइट, वो हम अचीव कर चुके हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कोशिश करती है कि इस पैरामीटर के बीच में हम लोग रहें। ये जो पैरामीटर है आपका 4 + 2 या -2, यानी 2 to 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था हमारे सितंबर में, जो कि चिंता का विषय था, राइट। फिर वही आप देखते हैं यूक्रेन क्राइसिस हो गया था, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो गए थे, वो हाउदी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई थी रेड सी में, काफ़ी सारे इश्यूज हुए थे, यूएस सैंक्शंस लगा रहा था बहुत जगह, तो वहाँ पर वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हमें पुश देखने को मिला है। फिर मानसून को लेकर भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि दिसंबर 23 से अब तक हम मोर और लेस उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और रिसेंट जो डेटा आया है वो भी कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेटेड है, और इसी वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कट्स किए, राइट। रेपो रेट्स में कट करने से क्या होता है, डिमांड पुश आता है। पॉलिसी रेट्स, यहां पर आप देखेंगे तो मार्च के बाद, मार्च 2023 के बाद जो पॉलिसी रेट्स हैं अचानक से सारे कंट्रीज बढ़ा रहे हैं, राइट। ये देखिए 22 से लेकर 23 के बीच कितना ज्यादा इन्होंने एक्सपेंशन किया है। पॉलिसी रेट्स आप ये मान के चलिए जैसे इंडिया में होती है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो पॉलिसी रेट्स होती हैं जो हमारे कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में काम आती हैं। अब वो सारी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, वो यूक्रेन वाला वॉर हो गया, वो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो गए, राइट, इन्फ्लेशनरी पैरामीटर्स हो गए, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इन कंट्रीज़ में, इन्फ्लेशन ज़्यादा काफ़ी आ रहा था, तो इन लोगों ने अपने पॉलिसी रेट्स भी बढ़ा दिए थे। इंडिया की बात करते हैं, चाइना जो है मोर और लेस अंडर 4 रखा है, चाइना को ज़्यादा इसकी समस्या रही नहीं है, राइट। चाइना में पॉलिसी रेट्स कांस्टेंट रही है डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन। इंडिया में हमने शुरू में तो बहुत बढ़ाया, फिर हमने कांस्टेंट रखा, फिर हम ये नीचे आ रहा है। देखिए चाइनीज इकोनॉमी इज अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, मोर फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा एडवांस, फॉर्मलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी होती है, वहां पर पॉलिसी रेट्स के पैरामीटर्स ज़्यादा अच्छे से कवर करते हैं, राइट। तो कहने का अब हमारी इकोनॉमी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारी इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा है।
हमारे यहाँ इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर पॉलिसी रेट्स में कुछ चेंज आ रहा है तो एग्जैक्ट चेंज इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलता है। दूसरे बैंक्स होते हैं, और आपको मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा कि भाई जो हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं वो अक्सर ऐसा नहीं करते हैं कि एग्जैक्ट ट्रांसफर कर दें लोगों के ऊपर पॉलिसी रेट्स को। तो ये एक थोड़ा विषय है। फिर आते हैं हम सॉवरेन बॉन्ड यील्ड, राइट। ये मैं आई थिंक क्लास में भी आपको बताया था बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं, राइट। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने घटने से जो बॉन्ड प्राइस है उसमें बढ़ोतरी और उसमें घटना होता है। तो उसी के लिए मैंने आप एक यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है। ये आपको वन टाइम टेबल, आपको एक बार आप पढ़ोगे हमेशा आपको याद रहेगा। तो गवर्नमेंट बजट एंड बॉन्ड यील्ड। अब ये एक बात याद रखो, मैं अगर पिछले डायग्राम में आपको लेके जाऊं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो यूके और यूएस है वहां पे बॉन्ड यील्ड हाई है, यूरोपियन यूनियन में कम है, और जापान में तो बहुत कम है। आई मीन जापान में तो क्लोज टू जीरो ही है। वही बात अगर हम इंडिया पे आए तो इंडिया और इंडोनेशिया में ठीक ठाक है, मैक्सिको में हाई है, चाइना में कम है, चाइना में तो क्लोज टू 2 पहुंच गया है। तो कम बॉन्ड यील्ड चाइना में, ज्यादा बॉन्ड यील्ड इंडिया में, ये क्या है, राइट। तो वही मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि जब बॉन्ड यील्ड आपकी ज्यादा होती है जैसे इंडिया में है, ऐसा कब होता है, राइट, जब हमारे है डेफिसिट बजट। सिंपल। इंडिया में ज्यादा है, बजट कैसा है, डेफिसिट ही होता है हमारा तो हर साल बजट। सरप्लस बजट कब हुआ है, डेफिसिट बजट होता है। गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ा देती है, मार्केट से पैसा उठाना बढ़ा देती है, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज होनी शुरू होती हैं, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी और वो इंक्रीज हो जाएगा। चाइना में उल्टा चल रहा है भाई, चाइना के पास तो ट्रेड सरप्लस ही 1 ट्रिलियन का है। चाइना तो ट्रेड सरप्लस से ही $1 ट्रिलियन कमा ले रहा है। उतनी तो जीडीपी नहीं है कई देशों की जितना उनका ट्रेड सरप्लस है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, इन्फ्लेशन स्लो डाउन की बात करें तो यहां पे देखिए बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ रही है इंडिया में। तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी ज्यादा था, इन्फ्लेशन ज्यादा था तो बॉन्ड यील्ड भी ज्यादा थी। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में इन्फ्लेशन कम है, बहुत ही कम है, क्लोज टू जीरो था, राइट, क्लोज टू 2 to 0% था। तो वहां पर बॉन्ड यील्ड भी बहुत कम है, डिक्रीज हो रही है, ये देखिए। तो जब आपको ये पीपीटी मिले तब आप एक बार इसको फिर से देखिएगा कि ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, राइट, उसको आप और अच्छे से समझ लेंगे। हालांकि मैंने क्लास में भी समझाया था। तो यही पैरामीटर है, जस्ट रिवर्स चल रही है हर चीज रिवर्स चल रही है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड बेसिकली पर ईयर में कितना कमा रहा हूं अपने बॉन्ड्स पे, सिंपल सी बात है, मैं पर ईयर कितना कमा रहा हूं। ये मैंने आपको एक रेंटल एग्जांपल से भी समझाया था कि मान के चलिए मुझे किसी अपार्टमेंट, मैं एक ओनर हूं एक अपार्टमेंट का, ठीक है, और अपार्टमेंट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। अब उससे मुझे रेंट आता है हर महीने का 50,000 रुपए। अब ये मान के चलिए, एक दिमाग में रख के लिए, मैंने जब अपार्टमेंट खरीदा 1 करोड़ का था, मुझे जो रेंट आ रहा है वो 50,000 का है हर महीने, ठीक है। अब अगर वही अपार्टमेंट में 2 करोड़ का खरीदता और मुझे रेंट आता 50,000, रेंट उतना ही है, रेंट में कोई चेंज नहीं आया, कूपन रेट जिसे हम कहते हैं, रेंट उतना ही है, लेकिन मेरी अपार्टमेंट की वैल्यू बहुत हाई हो गई, यानी मेरी बॉन्ड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरी यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई मेरी तो कमाई कम हो गई ना, मैंने ज्यादा पैसा लगा के कम कमाया, बस वही बॉन्ड यील्ड होता है, राइट। चलिए, तो ये आप एक बार देखिएगा। अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोशिश कर रही है कि हम फिर से हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के ऊपर आ जाएं। गेटिंग बैक ऑन द फास्ट लेन क्या है, देखिए, बिफोर कोविड, खासकर 2016, 17, 18 और 19, ये 4-5 साल जो थे वो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी पे चल रही थी। हम आराम से 7% से ज़्यादा निकाल रहे थे। फिर आता है कोविड, अचानक से हमारे रिसेशन आ जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाता है, सब कुछ डिक्लाइन पे चला जाता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई अब 5 साल हो गए, अब द इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक, फिजिकल डेफिसिट भी हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हमारा ट्रेड सरप्लस भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है,
सब चीज़ें ठीक चल रही है। तो अब हमें कोशिश करनी है कि हम फिर से लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रेट है हमारी 7 to 8%, हम उसके ऊपर आ जाए। तो यही इस चैप्टर में दिया हुआ है, जिसे हम अलग अलग डेटा से पढ़ेंगे कि क्या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन रही है पिछले कुछ सालों में, राइट। और वही प्रीलिम्स से पूछता है, कई बार प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे हैं कि ये XYZ पिछले 5 सालों में कैसा था, जैसे ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 सालों में बढ़ा है या घटा है या जो भी है, वो ऐसी चीजें पूछ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, पहले मैं आपको कुछ डेटा दूंगा वर्ड्स में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में दूंगा, फिर हम इसी को ग्राफ से देखेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% एक्सपेक्टेड है, 6.4% एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर में। अभी भी कम है, हमें टारगेट 7 to 8% करना चाहिए, राइट। वो एक हमारी अच्छी हाई पोटेंशियल ग्रोथ होगी। ये इक्वल्स डेकेडल ग्रोथ। डेकेडल ग्रोथ का मतलब पिछले 10 सालों की जो ग्रोथ थी उसके बराबर हम आ गए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे ऊपर जाना होगा। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो कि आप सबको पता होगा, राइट, टैक्स वगैरह सब्सिडी को उसमें एडजस्ट करके फिर हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाला जाता है, वो 6.4% होने वाला है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 7.3% से ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द हाई रूरल डिमांड। खासकर एफएमसीजी प्रोजेक्ट जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, those goods have now been started to those goods have now been starting to have more demand in the rural areas। बाकी चीज़ें जैसे आप देखें एलपीजी हो गया, राइट। ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिया हुआ है कि जैसे एलपीजी की डिमांड्स हो गई, या फिर आपकी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हो गई, आपके सर्विस सेक्टर्स की डिमांड हो गई, जैसे आपके डीटीएच इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज है। तो रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ रही है। अब क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो रूरल डिमांड हाई हो रही है, तो उससे क्या है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी हम जैसे लोगों का, प्राइवेट ही हो गए हम लोग, हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो कर रहा है, राइट। यस असद, यू आर करेक्ट। योर वोट मतलब जो भी आपके आइडिया है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, लिक्विडिटी हाई रहती है तो इन्फ्लेशन भी वहां पर हाई है। ओके, देन yes, of course you can say that Russia Ukraine war, the Red Sea crisis, right, Houthi issue, Israel Palestine issue, बिल्कुल, just write that, just write that। I mean, whenever the Middle East is in problem, the one thing which is always disrupted is the oil, and oil, all of you know, oil runs the economy। तो एक बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 5.4% पर आ गया है, 5.4 से 4.9 पे आ गया, विच इज अंडर 5, विच इज गुड थिंग। ये तो चेंज हो जाएगा फिर से, ये अभी फिर से चेंज हो गया है, आगे फिर चेंज हो जाएगा, राइट। बट मोर और लेस यू विल से दैट इन्फ्लेशन इज मॉडरेट, अंडर कंट्रोल। कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो बाय 8.2%, विच इज अ गुड थिंग। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 8.2% से बढ़ रहा है। इट इज हायर देन द इन्फ्लेशन, यानी कि रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफी अच्छे से बढ़ रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडिया 7 लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है। जो प्रॉफिटेबल सेक्टर है वो नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में थोड़ा डिक्लाइन है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाई पहुंच गए हैं। जो 60,000 में चल रहे थे वो अचानक से 90,000 पे पहुंच गए हैं। सो देयर इज अराउंड 45 to 50% इन सडन इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जैसे ही प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे डिमांड को इंपैक्ट करेगा। दूसरी बात, इसी वजह से ये जेम्स एंड ज्वेलरी में ज़्यादा हमें पुश नहीं मिला है, हमें पुश नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कहता है कि 2023-24 में कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 6% to 3.2%। ये हम सब ग्राफ्स के द्वारा भी देखेंगे। आई विल सी ऑल दीज थिंग वाया ग्राफ्स, बट लेट्स समराइज। ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री की तरफ चल रही है, गुड थिंग। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है, वेरी गुड थिंग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि हमारा सीपीआई कंट्रोल्ड है, अगेन अ गुड थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक ठीक बढ़ा है, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 8.2% है, राइट, 10% से ज़्यादा होना चाहिए था। एक्सटर्नल सेक्टर ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्टली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गई है, विच इज़ अ गुड साइन। बट ये
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अपने आप में एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट डजंट मैटर, अब जो है डेटा वही है। जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो ये फर्स्ट हाफ के लिए है, यानी फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं, ये देखिए ऐसा क्यों था, नेगेटिव में क्यों चले गए हम, कोविड। फिर हम पॉजिटिव में आना शुरू होते हैं, मैं आपको लाइन बता देता हूं। हम पॉजिटिव में आते हैं, हम पहुंचते हैं 15 पर, फिर हम वापस से नीचे आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर 15% की जीडीपी ग्रोथ कैसे हो गई, ये कब हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था। इस नेगेटिव को जब आप बेस बना के चलोगे तो पुश आपको काफी ऊंचा नजर आएगा। जब आपका बेस ही नेगेटिव है, जब बेस पॉजिटिव हो, भाई 4% से 6% पे जाना और एक -4% से 6% पे जाना तो ज्यादा बड़ा लगता है, राइट? तो मोरलेस आप देखेंगे कि हमारी जीडीपी ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, जो हमारे ओवरऑल लाख करोड़ में है, जो रियल जीडीपी है, राइट, वो ऊपर नीचे चल रही है। अब ऊपर नीचे का मतलब ये है कि एक शुरू के 6 महीने में हाई रहती है, राइट, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट 6 मंथ्स में लो रहती है, सेकंड 6 मंथ्स में हाई हो जा रही है, फिर फर्स्ट 6 मंथ्स में लो, सेकंड 6 मंथ्स में हाई। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। जो सेकंड 6 मंथ्स होते हैं उसमें फेस्टिवल्स बहुत सारे आते हैं, आपके दिवाली आ गया, आपके क्रिसमस आ गया, ईद आ गया, राइट, बहुत सारे, रमजान का मंथ आ गया, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। दूसरा, यहां पर जो है आपकी खरीफ की क्रॉप आती है मार्केट में, रबी का सीजन शुरू हो रहा होता है, राइट। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। विंटर्स होते हैं, लोग टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, उस टाइम टूरिज्म काफी ज्यादा पुश करता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच ब्रिंग्स कि भाई जो सेकंड हाफ होता है जीडीपी का, उसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमारी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है। देन हाईएस्ट शेयर ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो देखिए आप, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, ट्रेजेक्टरी ऊपर है। हम अराउंड 57% के आसपास थे, हम 61% पे पहुंच गए, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक जनरेशन होगी, लोग ज़्यादा मार्केट से सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, राइट। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंडिया ग्रोथ रिमेन क्लोज टू अ डेकेडल एवरेज। एग्रीकल्चर, यहां पर उन्होंने कंपेयर किया है एवरेज ग्रोथ ओवर 15 to 24, यानी कि 10 साल की ग्रोथ, 10 इयर्स की जो ग्रोथ थी हमारी, वो जो एवरेज है वो है येलो लाइन, ये जो येलो बार्स है वो 10 साल की एवरेज है। उसको हमने अभी वाली एवरेज से, इस साल की जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उससे हम कंपेयर करते हैं। एग्रीकल्चर हाई है, यानी पिछले 10 सालों में जो एग्रीकल्चर ने ग्रो किया है वो इस साल हाई है, ओके। हमारी इंडस्ट्री भी हाई है, सर्विसेज कम है, ये एक, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न? बिकॉज सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन द जीडीपी। जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो जीडीपी का सबसे लार्जेस्ट शेयर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है, राइट। ओवरऑल जीडीपी, जीवीए जो है हमें इस साल थोड़ी कम देखने को मिलेगी। यहां पर जो ये आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन बार्स हैं वो थोड़े से कम है, वो इस वजह से है क्योंकि आप एवरेज जो है, जो अभी हम कोविड से निकल के आए हैं, इसलिए मैंने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज वो होना चाहिए 7 से 8% का। अभी हम चल रहे हैं 6-6.5% पे, हमें चाहिए 7 से 8% पे जाना। जब वो हो जाएगा तो ये अपने आप जो ग्रीन बार है वो येलो से ऊंचा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट जो दो हैं, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इस वजह से ये छोटे हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर डिस्पाइट नॉट परफॉर्मिंग गुड, या ये कहूं ये दोनों जो हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रहे हैं लेकिन इनका जो शेयर है जीडीपी में वो कम है, ये एक मैटर है। आई मीन सर्विस सेक्टर तो 60% पे पहुंच रहा है, ये लोग नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट इज द ओवरऑल share of India's GDP, right? Share of various factors in India's GDP. Okay. How it is being represented? It is being represented as GDP, which is C plus I plus G plus X minus M. Why minus M? M is import. Import is something which has been removed
subtracted from the GDP because the money is going out of GDP. That is how it is. So other four things are being added. Capital, the C is consumption, your consumption, my consumption. If this pen is the one I'm consuming it, it is consumption. You are buying a car, you are buying anything with the credit card, you are going on a holiday, whatever, consumption. Investment, right? Anyone who is investing, private sector, or let's say you are opening something, you are investing in the stock market, you are buying your insurance, investment, any kind of investment. Government spendings, now government can spend also, government can invest also. Then exports, whatever we are earning from the exports. Now export is something where China is the leader. In China, this alone contributes $1 trillion. $1 trillion. Just export surplus, right? Sorry, this export minus import is 1 trillion in China. So that 1 trillion is adding to Chinese economy every year. They don't even have this minus. They don't even have this minus. I mean, obviously they have imports, but their exports surpasses the imports by $1 trillion. So that is an additional income to China, just because they are the leaders in manufacturing. Now coming to this graph. So this is your government final consumption expenditure, private final consumption expenditure, that is C, gross capital formation, right? Fixed capital formation, that is I. This is X and this is M. Now M is negative. So in this graph also you will see the last blue shaded one is negative. Now you will see that yellow shaded portion, that is export, have remained more or less the same. They have remained more or less the same to the GDP in the last 2 years. Then comes investment, has increased by 1%, that is 30 to 31. What is the requirement? Requirement is 40%. In the next 5 years, at least we should try to reach 35%. But in the 2 years, we have just increased by 1%. In the next 5 years, we should reach from 31 to 35. If India would like to go on a longer path of development. Just highways are not going to be fruitful. Highways should continue. Highway must continue. Railway infrastructure must continue. But here what is required is more and more investment to the share of GDP. That's the point. And now it doesn't matter whether it is going in infrastructure, whether it is going for anything else, doesn't matter. It should be more. Then the private consumption, that is C, has increased to 62%, but it has declined to 61%. Declined means you maybe you are not following आप फॉलो नहीं कर रहे हो न्यूज़पेपर्स को, बट आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे कंजम्पशन कम हुआ है. जी हाँ, कंजम्पशन कम हुआ है. अब वो महंगाई की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है. महंगाई इतनी ज़्यादा है नहीं. सेंटिमेंट्स थोड़े डाउन है इकोनॉमी में. अभी दिवाली की अगर मैं आपसे बात करूं तो दिवाली के टाइम पर जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने सोचा था कि इस बार हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जो बिक्री हो जाएगी, वो नहीं हो पाई. वो नहीं हो पाई क्योंकि अभी सेकंड हाफ का डेटा नहीं आया है. ये फर्स्ट हाफ का डेटा है, सेकंड हाफ का डेटा नहीं आया. अगर वो आएगा तो हो सकता है ये 60 पर आ जाए फिर से. तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो इसी वजह से, क्योंकि ये कम हुआ है, इसी वजह से आरबीआई ने जो है पॉलिसी रेट्स को कम किया है ताकि डिमांड में पुश आए. राइट, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है. राइट, इट्स नॉट वर्किंग वेरी मच गुड, और बहुत सारे जो हमारे हैं इन्वेंट्रीज खाली पड़े हैं. तो वो एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. फिर गवर्नमेंट का शेयर 11 पे था, 10 पे आ गया है. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की बात ये है कि एक्सपोर्ट तो आपके फिक्स हैं, एक्सपोर्ट्स तो आपके फिक्स हैं, इंपोर्ट्स आपके बढ़ गए हैं. तो नेगेटिव बढ़ गया है, विच इज नॉट अ गुड साइन. तो यहां पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. अब हम आते हैं एग्रीगेट ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो देखिए यहां पर ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये हम एक्सपेक्टेशंस पे चल रहे थे कि भाई इतने एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग ग्रो करेंगे, इस एक्सपेक्टेशंस पे हम ग्रो करेंगे. लेकिन हमने उस एक्सपेक्टेशंस पे चलते चलते हम क्या हुआ, हम अचानक से कोविड में आ जाते हैं. तो हम जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है वो अचानक से गिर जा रही है. लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जैसा मैंने आपसे कहा था अराउंड 7% के आसपास चल रही है, उससे हम नीचे आ जाते हैं. अब फिर हम उसके आसपास आने लगे हैं, फिर से हम उसको रिकवर कर रहे हैं. इसीलिए जो चैप्टर का नाम था वो था कि अब हमें ट्रेजेक्ट्री बढ़ानी है.
देन कम्स डी सीजनलाइज एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें भाई बहुत अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे चल रहा है एग्रीकल्चर। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर ही था जो बाहुबली की तरह उन्होंने इकोनॉमी को संभाल के रखा था, राइट। एग्रीकल्चर था और एक और चीज थी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर देखिए कि पिछले 4-5 सालों में एग्रीकल्चर जो है उसने अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हो रही है वो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ थी 3.5% के आसपास, उस ग्रोथ को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब वो उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, 3.8%, 3.9%, 4%। आप एग्रीकल्चर से ये उम्मीद मत लगाइए कि वो 10% से ग्रोथ करेगा, राइट। सर्विस कर सकती है 10% से ग्रोथ, ये नहीं करेंगे, थोड़े लिमिटेशंस होते हैं, राइट। नेचुरल लिमिटेशंस काफी सारे हैं। फिर हम आते हैं इंडस्ट्री पे और सर्विस सेक्टर पे। यहां पर देखिए इंडस्ट्री भी कोविड के दौरान खराब हो गई, सर्विस भी कोविड के दौरान खराब हो गया, लेकिन इंडस्ट्री क्या हुआ, इंडस्ट्री ने वापस रिकवर कर लिया है, वो वापस अपने लॉन्ग टर्म पे आ गई। सर्विस सेक्टर नहीं आ पा रहा है, सर्विस सेक्टर भी नीचे चल रहा है। इसी वजह से जब मैंने आपको वो ग्राफ दिखाए थे येलो और ग्रीन वाले, तो उसमें आपने देखा होगा तो जो येलो वाला था, जो सर्विस सेक्टर वाला था, मैं आपको वापस से दिखा देता हूं वो, ये देखिए यहां पर आप देखिए सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर अभी भी वो 10 ईयर्स का लॉन्ग टर्म नहीं पकड़ पा रहा है, सर्विस सेक्टर उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, राइट। फिर हम आते हैं फूड और इन्फ्लेशन के ऊपर। तो राइट, सीपीआई, ओवरऑल सीपीआई मोर और लेस 6% के ऊपर नीचे चल रहा है, राइट। बीच में थोड़ा सा ऊपर आ गया था वो डिस्ट्रप्शन की वजह से, लेकिन यहां पर फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से सीपीआई बढ़ गया था। फूड इन्फ्लेशन आया, सीपीआई बढ़ गया। फिर फूड इन्फ्लेशन में देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फूड जो है, जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो काफी हद तक दो चीजों पे डिपेंडेंट करता है। एक तो हमारा प्रोडक्शन कैसा है और दूसरा पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बुरा है, राइट। एक्चुअली काफी ज्यादा बुरा है। हजारों टन हमारा जो गेहूं है या चावल है वो खराब हो जाता है बाहर रखा हुआ, उसके बाद भी अगर वो मान लीजिए कंज्यूमर तक आ रहा है तो एडल्ट्रेशन है, पैकेजिंग के इश्यूज हैं, मिलावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एफएससीआई अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। फिर उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो जैसे मानसून है, मानसून खराब हो गया, अचानक से पैदावार कम हो गई। फिर हमारा पीडीएस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट। अगर पीडीएस बहुत अच्छे से काम कर रहा होता तो फिर कहीं ना कहीं हमें हमारी मतलब जो हंगर का इशू है वो तो होता ही नहीं भाई। हमारा जो पीडीएस है, जो जिसमें हम गरीबों को, राइट, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हम गरीबों को खाना दे रहे हैं, अगर सच में वो प्रोफेशन या एफिशिएंटली काम कर रहा होता तो कोई भी इंसान हंगर से नहीं गुजर रहा होता। तो कहीं ना कहीं हमारे पोस्ट प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट है, एक तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मानसून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेन फेड एरिया बहुत ज़्यादा है, इरिगेशन अभी भी कम है, नेट्स ऑन एरिया को भी लेकर काफ़ी इश्यूज है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पोस्ट प्रोडक्शन तो वो एक अलग समस्या है। अब मानसून को तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट, लेकिन हम पोस्ट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पर अगर हम सही ढंग से क्रिएशन करें, जैसे आपने एक सुना होगा ऑपरेशन ग्रीन, राइट। ऑपरेशन ग्रीन आया है, टोमेटो, पोटैटो, अनियन को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अभी हमें और करने की ज़रूरत है, तब जाके ये जो फ्लक्चुएशंस आपको दिख रहे हैं रेड लाइन के, ये कम होंगे। क्योंकि खाना ही तो वो चीज़ है जो हर हाउस होल्ड को या हर इंसान को इंपैक्ट कर रहा है। फिर हम आते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग टॉप कमोडिटीज सिग्निफिकेंटली लोअर। कुछ चुनिंदा चीजें अगर हम निकाल दें, टॉप कमोडिटीज अगर उसमें से हम निकाल दें, तो हमें क्या इन्फ्लेशन मिल रहा है, हमें पता चलता है इन्फ्लेशन तो बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो बेसिकली इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पे कंजम्पशन बहुत हाई होता है, वहां पर फूड इन्फ्लेशन ही है, राइट। फूड इन्फ्लेशन ही है जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। कोर इन्फ्लेशन तो कर ही नहीं रहा है, राइट। कोर इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इशू नहीं है। इंप्रूवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट इंडिसेस, ये एक बहुत अच्छा सिंबल आया है, बहुत ही अच्छा सिग्नेचर आया है कि भाई हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है। तो चलिए देखते क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, राइट, वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 से अगर आप कंपेयर करोगे 23 में, तो ये 49 था ये
60 हो गया है, बहुत हाई है। आई मीन 11 का इसमें इंक्रीज देखा जा रहा है, पार्टिसिपेशन रेट जो है 11 से बढ़ गई है, राइट, 11% से बढ़ गई है। तो इससे पता चला कि ज़्यादा लोग अब काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं जो है वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोगों को काम मिलता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अच्छी साइन है, राइट। वर्क टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो भी है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, सॉरी पार्टिसिपेशन नहीं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो भी हमारी लगातार बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग, क्योंकि यही मैं आपसे कह रहा था कि जैसे जैसे लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड्स में आते जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे वो एक ब्रैकेट है ना जो 16 प्लस और वो 59 या 60 की एज तक के जो लोग हैं, वो जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर जॉब्स मिलती चली गई तो इकोनॉमी बहुत जल्दी से पुश करेगी, लेकिन अगर जॉब्स नहीं मिली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जो एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएशन भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, राइट, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, देखते हैं क्या क्या हुए हैं, राइट। टैगलाइन ये है, द कार्ट एंड द हॉर्स, राइट, कि बेसिकली जो मॉनेटरी सेक्टर है वही हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को पुश कर रहा है, राइट, ये दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं। चलिए, क्रेडिट ग्रोथ आउटपेस द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स। जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ बेसिकली आप कैसे समझेंगे, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे देश में जो लोन दिए जा रहे हैं, राइट, जिस तरह से जो लोन दिए जा रहे हैं वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो जो लोन दिए जा रहे हैं वो जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, और वो भी कौन सी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आप सभी को पता होगा, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो वो उसको दोनों को मिलाकर, यानी इन्फ्लेशन रेट और जो रियल जीडीपी दोनों को मिलाकर उससे भी ज्यादा हमारी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। तो यानी कि अच्छी बात है, लोग लोन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंज्यूम ही कर रहे होंगे, राइट। हर कोई तो ऐसा होता नहीं लोन लेके लंदन भाग जाएगा, तो अगर लोन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। यहां पर एक चीज हमें देखने को मिलेगी, जो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, कि जो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो गई है। पहले कुछ 90,000 करोड़ थे, वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। इट्स लाइक डबल, वो 16-17% से ग्रो कर रहा है। सो क्रेडिट कार्ड जो है वो भी एक तरह का लोन ही होता है, बट प्रॉब्लम यह है क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, कि क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, उसको पे नहीं कर पाए, प्रॉब्लम हो गई। ग्रॉस एनपीए जो है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के गिर गए हैं। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हमने जो एनपीएस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमारे एनपीएस गिर गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रीजन जो गिरने का है वो ये है, अच्छा इसको आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार बैंक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, भाई बैंक तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि देयर इज हाई राइट ऑफ, राइट ऑफ ज्यादा हो रहे हैं, उनको बुक्स बैलेंस शीट से हटाया जा रहा है। दैट इज द वन। जो हमारे लोन्स हैं, जो हमारे एनपीएस हैं, या तो आप रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, ये मैंने आपको बताया था, एनपीए हो गए तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, राइट, लोन का अमाउंट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लेट से प्रिंसिपल कम कर दिया, उसको लोन को फिर से लोन दे दिया किसी को, ताकि वो इस बार अच्छे से अपना बिजनेस कर ले। कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, यानी उन्होंने हटा दिया बुक से। उसको रिकवर करते रहेंगे जब तक चाहेंगे, बट बुक से हटा दिया है। तो जब बुक से हटा दिया तो फिर वो एनपीए रहा ही नहीं ना। और अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया है कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप और ज्यादा राइट ऑफ्स कर दो। भाई गंदगी आपने कहीं से साफ करी और अपने पलंग के नीचे लगा दी, राइट, अपने बेड के नीचे लगा दी आपने गंदगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि गंदगी चली गई है। आपने सफाई करके कहीं कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कचरा चला गया है, राइट। दैट्स द पॉइंट वाई दे आर नॉट मेंशनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बैड बैंक। अरे भाई इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट का सर्वे है, ओके। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, कि भाई हमारे जितने भी रिस्क वेटेड असेट रेशियो हैं वो कितने हैं, तो ये हैं साहब
16%, राइट। इसके लिए हमने कितना पैसा रखा हुआ है। इसके बाद आता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये भी मैंने आपको क्लास में समझाई थी सारी चीजें क्या होती हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जो रिस्क वेटेड असेट्स होते हैं वो बैंक के असेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परसीव रिस्क। कितने लोन पर कितना रिस्क है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा रिस्क होता है, होम लोन पे कम होता है, पर्सनल लोन पे ज्यादा होता है, गवर्नमेंट को लोन देने पे कोई लॉस नहीं होता। सो दो ज्यादा पर्सपेक्टिव्स, वो अलग अलग तरह के हैं। तो उसके वजह से जो बैंक होता है वो अलग अलग तरह का कैपिटल अपने पास रखता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट मेजर्स बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू द रिस्क वेटेड असेट। कि भाई आपके पास 100 करोड़ के रिस्क वेटेड असेट है, उन अगर वो डिफॉल्ट ना हो जाए उसके लिए आपने कितना पैसा रखा हुआ है, जिसे आप कह सकते हो इमरजेंसी फंड, वो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को आप CRAR भी बोलते हो, सेम ही नाम है, 16%, राइट। ये 16% के ऊपर है। फिर आता है कॉमन इक्विटी टीयर 1, ये भी मैंने आपको समझाया था पहले। इट इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ टीयर 1 कैपिटल विच इंक्लूड्स कॉमन शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर डिस्क्लोज रिजर्व्स। वो पैसा जो कॉमन शेयर्स में रखा गया है बैंक के द्वारा, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने जो कमाया है उसने पैसा वो रखा हुआ है, या फिर कोई और डिस्क्लोज रिजर्व्स जो उसने बताए नहीं है, जो उसने बताए नहीं है, वो वाले। ऑलराइट, तो यही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो इन्होंने कहा कि साहब सब ठीक ठीक चल रहा है। अब ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा है या अंदर से भी ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहता है कि भाई इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो पिछले 3-4 सालों में बढ़कर 64.2 हो गया, यानी ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ज्यादा लोगों के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ने की परमिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रखा है, बैंक अकाउंट्स हैं, हो सकता है ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं, हो सकता है यूपीआई यूज कर रहे हैं, बहुत सारे। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, इकोनॉमी और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। ये कैसे निकाला जाता है? जो फाइनेंशियल इंडेक्स होता है, ये चीजें आपके उसमें इंडेक्स क्या नाम है, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दी हुई, मैंने अलग से ऐड कर दिया है। सो जो फाइनेंशियल इंडेक्स होता है ये 97 इंडिकेटर्स को बेसिस पे मेजर करता है। 0 to 100 होता है। 0 का मतलब है ही नहीं, मतलब वो इंसान ना तो कभी बैंक गया है, ना कभी लोन लिया है, उसने मतलब बैंक की कभी शक्ल ही नहीं देखी, ना उसने कोई लोन लिया, यहां तक कि उसने हमेशा डील भी किया है तो उसने सिर्फ कैश में ही डील किया है, या शायद वो भी नहीं किया है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर केस है ऐसा तो, राइट। फिर आता है एक नया इनिशिएटिव जो कि इकोनॉमिक सर्वे मेजर था, वो था फ्री AI, FREE/AI। क्या है ये? आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी बनाएगा जो कि फ्री क्या है, यहां पे फ्री क्या है ध्यान से समझिए, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ्रेमवर्क बनाना है जिससे AI को जो है वो एथिकली यूज किया जा सके बैंक्स में। अनएथिकल यूज तो हो सकता है AI का, हम सब जानते हैं, राइट। आपने डी फेक का नाम सुना होगा, विच इज अनएथिकल। तो अनएथिकल यूज ना हो बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को हम फ्री-AI बोलते हैं। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आ सकती हैं चीजें। फिर आता है एक नया टर्म जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, वो है फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियल तो सुना था, ग्लोबलाइजेशन भी सुना था, ये फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? अब जेशन का मतलब हो गया प्रोसेस। जो जेशन है यहां पर ZATION, उसका मतलब हो गया कोई प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जहां पर डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन शेपिंग पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स। ये कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है जब एक इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंडेंट करे रेदर देन अदर थिंग्स। भाई इकोनॉमी ग्रोथ क्या है? जैसे चाइना है, तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती है, राइट। और कोई कंट्री ले लीजिए, जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल पे डिपेंड करती है। अगर कोई इकोनॉमी अपने फाइनेंशियल मार्केट्स और मैक्रो, राइट, फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंड करे, उसके फाइनेंशियल मार्केट जैसे बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स, ये सब, अगर वो उसकी पॉलिसी बनाने में और उसके आउटकम्स को चेंज करने में इंपैक्ट कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियलाइजेशन होता है। अब अगर इन लोगों ने इस वर्ड को यूज किया है, तो इस वर्ड को कहीं ना कहीं इंडिया में देखा जा रहा है।
यानी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें काफी बड़ा शेयर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का है। चलिए अलग अलग एरियाज में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। कैपिटल मार्केट, हमारा जो डीमैट अकाउंट, डीमैट आप सभी जानते होंगे, डीमैट का मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड, डीमेटरलाइज्ड, ठीक है, वो फिजिकल अकाउंट नहीं है, वो ऑन पेपर है, वो डिजिटल अकाउंट है। सो डीमैट मतलब डीमेटरलाइज्ड अकाउंट जो है वो 33% से बढ़े हैं एक साल में। कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और फिर स्टॉक मार्केट गिर गया, राइट। फिर आता है आईपीओ जो है वो भी 32% से बढ़ गया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत पिछले साल बहुत सारे आईपीओ आए, बहुत सारे आईपीओ आए। ऐसा लग रहा था जैसे हर छोटी छोटी कंपनीज, और कई बार तो ऐसा हुआ है आईपीओ जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है एक कंपनी आती है उसको 100 करोड़ चाहिए थे, मार्केट ने 500 करोड़ दे दिए, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए आईपीओस। वो भी हुआ है, कहीं वो स्कैम तो नहीं है, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। फिर आते हैं पेंशन सेक्टर में, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो 16% से बढ़ गए। पेंशन सेक्टर भी अच्छा ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 7.7% से बढ़ा है, कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ बढ़ रहा है। डिक्लाइन इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड इन अ ईयर टू द जीडीपी। हमारी कंट्री में टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ है, लाइक मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग दे रहे हैं, उन सबको कैलकुलेट कर लो, उन सबको ऐड अप कर लो, तो परसेंटेज ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, सबका प्रीमियम ऐड कर लो और उसको डिवाइड कर दो जीडीपी से, राइट। तब भी 4% से हमारा जो है घट के 3.7% हो गया। ये यानी कि प्रीमियम जो है वो जीडीपी से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, उल्टा कम हो गए हैं। तो क्या नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ये कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम तो बढ़ा है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू टू द जीडीपी है, यानी जीडीपी ग्रोथ प्रीमियम ग्रोथ से ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस 2.8%, नॉन लाइफ इंश्योरेंस 1%। लो भाई, मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आप शेयर देखिए हमारी कंट्री में 1%, जस्ट 1% ऑफ द जीडीपी। इट इज सो लो। अगर हमारी जीडीपी क्या 4 ट्रिलियन के आसपास हो गई है, तो 40 बिलियन भी नहीं है, नॉट इवन 40 बिलियन प्रॉपरली। बहुत ये बढ़ना चाहिए, दिस शुड इंक्रीज, राइट। इससे देखिए इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। अगर किसी इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मान लीजिए गलती से, ऐसा ना हो लेकिन फिर भी अगर वो बीमार हो जाता है या उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है और इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको पावर्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उसको पावर्टी में जाने से। भाई क्यों गवर्नमेंट ने ये आयुष्मान जो स्कीम है, आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्यों गवर्नमेंट सब ना गरीब लोगों को 5-5 लाख का इंश्योरेंस दे रही है कि भाई अगर गलती से भी वो बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सिर्फ इलाज के चक्कर में वो कहीं पावर्टी में ना चला जाए या उसकी फैमिली पावर्टी में ना चली जाए। उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर रहा है, ठीक है। फिर भी ये ज्यादा बड़ा रेशियो नहीं है। आई थिंक इसको कम से कम जो लाइफ इंश्योरेंस वो 10% तो होना चाहिए था और नॉन लाइफ इंश्योरेंस एटलीस्ट 5 to 6% होना चाहिए था, बट नहीं है। फिर हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब पता नहीं क्यों इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, लेकिन इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है और वो ये है कि इंडिया जो है, राइट, 1/5 ऑफ द ऑल साइबर रिपोर्टेड इंसिडेंट इन्वॉल्व बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी हर 5 में से एक, यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर ऐसे पेपर, इंटरव्यू एंड एनी अदर प्लेस। हर 5 में से एक फाइनेंशियल मैटर जो हो रहा है, जो फाइनेंशियल इशू हो रहा है, वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है साहब आपके बैंक में। आप सभी को पता है, ओटीपी आता है, ओटीपी स्कैम्स होते हैं, लिंक आपको शेयर किया जा रहा है, उससे स्कैम्स किए जा रहे हैं। वो व्हाट्सएप पे वेडिंग कार्ड्स शो किए जा रहे हैं, उससे स्कैम किया जा रहा है। आजकल तो वो एक नया वो ट्रेंड चल गया है जिसे नो पुलिसिंग करते हैं वो लोग, राइट। वो एक पुलिस ऑफिसर बन के वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ। सो स्कैम्स बहुत ज्यादा बन गए। इंडिया इज बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ स्कैम। इट इज बिकमिंग अ कैपिटल ऑफ स्कैमस्टर। जो जमतारा में हुआ करता था वो पूरे इंडिया में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, साइबर अटैक हैव रिजल्टेड इन द एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस विच हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 4-fold। टोटल फाइनेंशियल स्कैम देखिए आप, $2.5 बिलियन। इतने में करोड़ों परिवार चल जाएंगे।
ये इतना स्कैम है, ये चोर है। ये लोग कौन है? चोर है, ये ऑर्गेनाइज चोर है। सर इफ कैपिटल मार्केट हैज इंक्रीज्ड हाउएवर इन्वेस्टमेंट सीम्स टू बी लो। कैपिटल मार्केट इंक्रीज मीन्स द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर हैज इंक्रीज्ड, not the actual amount of investment has increased, right? I purchased something at 10 rupees, today it is 40 rupees, doesn't mean that investment has increased by 4%. I invested 10 rupees, so the company which has used is, they have used only 10 rupees, not 40 rupees. 40 rupees is the price of my share. Trends in the credit dispersion, हमारे बैंकों ने कैसे कैसे लोन दिया है। सो 2020 में देखें, बहुत छोटा सा, बहुत नीचे चल रहा था, राइट? कोविड चल रहा था, कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, राइट? परसेंटेज भी नहीं है। यहां पर आप देखेंगे इस एरिया में, यहां पे बहुत हाई हो गई है ग्रोथ। ये कब है? ये 20 से 24 के बीच, एक साल में क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ये थोड़ा सा नीचे चला गया, अभी क्या हुआ? अभी देखिए आप, रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट 2 बार कम हुआ है, उसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये फिर से बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई, दैट्स नॉट अ मैटर। सही चीज ये है कि जो ओवरऑल आप अमाउंट देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ब्लू बार्स हैं, ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ये एक गुड साइन है। दिस इज अ गुड साइन। ओके, चलिए बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में उतना ही था। हमने इंश्योरेंस देखा, हमने एक्सटर्नल सेक्टर देखा, सॉरी हमने इंश्योरेंस देखा, हमने फाइनेंशियल सेक्टर देखा, बैंक्स देखा, साइबर फ्रॉड देखे, वो सारे देखे। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, विच इज एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली एफडीआई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस चैप्टर का जो फोकस है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए काफी साल पहले, मतलब काफी साल तो नहीं कहूंगा, कुछ साल पहले इकोनॉमिक सर्वे के 2 वॉल्यूम्स आते थे, ठीक है? 2 पार्ट्स आते थे इकोनॉमिक सर्वे के। एक पार्ट होता था जिसमें सिर्फ डेटा और एनालिसिस होता था, एक पार्ट होता था जिसमें सजेशंस होती थी, राइट? अब इन्होंने क्या करा, दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिया है। अब ये, जैसे मान लीजिए इस वाले चैप्टर में, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर के पैरामीटर्स बताएंगे कि सब हमारा एक्सपोर्ट कितना, हमारा इंपोर्ट कितना, किसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, किसका एक्सपोर्ट घटा है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दे विल डिस्कस एवरीथिंग। उसके बाद ये कुछ सजेशंस भी देते रहेंगे बीच बीच में। तो जो साइज था इकोनॉमिक सर्वे का, वो कम हो गया है, ठीक है? चलिए ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स देखते हैं, दुनिया भर का ट्रेड देखते हैं पहले तो कैसा है, बाद में हम इंडिया की बात करेंगे। हाउदी रिपेल्स अटैक ऑन द शिप्स ऑफ रेड सी, इससे क्या हुआ? इससे जो ट्रेड रूट है वो बदल गए, लोगों ने वहां से जाना बंद कर दिया। और क्या हुआ? शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे रास्ते, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जा रहे हैं शिप्स, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनका पूरा शिप उड़ा दिया जाए? ठीक है 5 दिन बाद पहुंच जाएंगे, 10 दिन बाद पहुंच जाएंगे, चलेगा, लेकिन शिप्स तो बच जाएंगे। 50% इंक्रीज, टाइम जो है हमारा 50% इंक्रीज हो गया, 10 दिन की जगह 15 दिन लग रहे हैं। प्रॉब्लम है, ठीक? ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा पैसा वेस्ट होगा, चीजें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन आएगा, राइट? स्पेसिफिकली अगर ऑयल है तो, स्पेसिफिकली तो यूरोप का तो ऑयल ही वहां से जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। कॉन्फ्लिक्ट इन हॉर्मुज स्ट्रेट, क्यों? वहां से 21% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड, राइट, पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन होता है। डिस्ट्रप्टेड एनर्जी ट्रेड एंड इंक्रीज्ड प्राइसेस। हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या है भाई? सबमरीन्स लगा रखी है वहां पे, बैटल शिप्स लगा रखे हैं ईरान ने, अमेरिका वहां पे इंटरफेयर कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ के पास है, तो वहां तो मतलब जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज हैं, आप देखिए 21% पेट्रोल वहां से जा रहा है और वहीं पर क्राइसिस हो रही है। तो पेट्रोल की प्राइसेस तो फिर फ्लक्चुएट करेंगी ना, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या कर लेगा? अगर जब वहीं से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, शिप्स आपके 10-10 दिन वहां पर खड़े हुए हैं, शिप्स आगे नहीं आ रहे हैं, तो फिर डिले तो हो गई, फिर चीजें महंगी होंगी, और अब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे, राइट, कि ड्रॉट्स जो हैं इन पनामा कैनल अफेक्टिंग 5% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम इन द ट्रांजिट। ड्रॉट्स इन पनामा कैनाल, ड्रॉट्स, पानी सूख जा रहा है। अभी तो जब नए हमारे ट्रम्प अंकल आए तो उन्होंने ये कहा भी था कि पनामा कैनाल को खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर,
पनामा कैनाल हो, सुएज कैनाल हो, बेसिकली गाइस जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं वो डिसरप्टेड चल रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट रूट्स है नहीं हमारे पास। अगर इंडिया से यूरोप कोई शिप जाएगा तो वो या तो वो जाएगा सुएज कैनाल से, या फिर वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाएगा। आप पूरा एशिया क्रॉस करके आर्टिक ओशन से नहीं जा सकते, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक नया ट्रांजिट ऑर्डर लगाया जाए कि हम वाया इराक या वाया ईरान, ईरान से होते हुए हम रशिया जाएं और रशिया से फिर हम यूरोप चले जाएं। 2-3 कंट्रीज क्रॉस करनी होगी, लेकिन ऐसे डिस्ट्रप्शन से हम बच सकते हैं। लेकिन उस पर काम चल ही रहा है काफी सालों से। WTO कहता है कि देयर इज अ 3.5% इंक्रीज इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, और जो इंपोर्ट है वो 3% से बढ़े हैं, तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली जो है राइट 7.9% से। देखिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा ही बढ़ते हैं, सर्विस जो होती है वो इंस्टेंट हो जाती है। मान लीजिए अभी मैं आपको ये काम पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, अगर मैं यही टीचिंग अमेरिका में कर रहा होता तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सर्विस को। भाई इफ आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स टू द स्टूडेंट ऑफ लेट्स से अमेरिकन स्टूडेंट्स और ब्रिटिश स्टूडेंट और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स, सो उस केस में क्या हो जाएगा, आई एम एक्सपोर्टिंग अ सर्विस। अब सर्विस एक्सपोर्ट करने में कितना ही टाइम लगेगा, ये तो इंस्टेंट जा रही है। तो इस वजह से सर्विसेज की जो होती है ग्रोथ वो बहुत हाई होती है। दूसरी बात, सर्विसेज के ऊपर जो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो ज्यादा लग नहीं पाते। आप आज इंडिया से चावल भेजो, सबसे पहले यूरोप से आ जाएगा कुछ ना कुछ कि भाई इस चावल में पेस्टिसाइड्स हैं, इस चावल में वो है वो पता नहीं क्या क्या है। यानी कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी और 50 तरह के उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इस वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ असेंशियल चीजों को ही बाहर से मंगाएं या असेंशियल चीजों को ही बाहर बेच दें। सर्विसेज में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो जाता है। इंडिया की कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसने उस सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करके अमेरिका में भेज दिया, काम हो गया, राइट। अनटिल उसमें वायरस हो, अदरवाइज तो कुछ नहीं है, कोई ज्यादा पड़े उसमें प्रॉब्लम्स होते नहीं है। नॉन टैरिफ मेजर्स, ये एक समस्या है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस कहता है कि 2020 से 2024 के बीच 26,000 नए, द न्यू 26,000 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। किसके ऊपर? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कहां फ्री ट्रेड हो रहा है फिर? कहां फ्री ट्रेड हो रहा है? कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि पिछले 4 सालों में पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, और अभी उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप तो हमारे ट्रंप अंकल ने लगा ही दिया है, टैरिफ्स बढ़ाकर, राइट। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसमें खासकर एग्रीकल्चर और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। चलिए अब यही चीजें हम ग्राफ से देख लेते हैं एक बार। सो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें रिबाउंड इन द ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड इन 2024, मर्चेंडाइज और दोनों के दोनों बढ़ गए हैं, राइट। पहले कम हो गए थे, अब ये बढ़ गए हैं। 22 23 देखो, 2021 कोविड, 22 23 यूक्रेन क्राइसिस, अब आ जाता है बाकी छोटी छोटी चीजें, अब ट्रंप आ गए। मतलब कोई जीने ही नहीं दे रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमी को, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रखे रह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे ये डिस्ट्रप्शंस हो या जो भी हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ रही है। यहां देखिए ये अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ रही है, पहले नीचे आ गई थी, अब फिर से बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी या फ्लक्चुएशंस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हर कंट्री अपने फायदे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो भी तब जब जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है। अगर कोई कंट्री अपने प्रोटेक्शनिज्म के बारे में आज से 200 साल पहले सोचती तो समझ में आता, ठीक है। अब प्रॉब्लम आज ये है कि आज के टाइम पे जो इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं, दे आर सो इंटीग्रेटेड विद ईच अदर कि आप कोई भी कुछ करोगे दूसरी इकोनॉमी को परफेक्टली 100% कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, 100% कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंपैक्ट जरूर आएगा। इसी वजह से आज के टाइम पे प्रोटेक्शनिज्म को लाना डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने से ज्यादा कुछ और नहीं है। आपको क्या लग रहा है, अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए उससे अमेरिका को फायदा हो जाएगा?
उसके पीछे क्या मास्टर स्ट्रोक है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन अभी तो कोई फायदे नजर नहीं आ रहे। इंडियाज ट्रेड, अभी इंडिया पे आ जाते हैं। अभी तक हमने दुनिया का देखा, हमारे एक्सपोर्ट 6% से ग्रो कर रहे हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स 11% से। देखो फिर से वही आ गया ना, सर्विस हमेशा ज्यादा एक्सपोर्ट्स ग्रो करती है, सर्विस की ग्रोथ ज्यादा होती है, रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं। इंपोर्ट्स 6.9, अब ये भाई क्या है ये, फिर से हमारे इंपोर्ट जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब या तो हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंपोर्ट्स हम रोक नहीं पा रहे हैं। आई मीन कितना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तो मोबाइल इंपोर्ट्स भी कम हो गए हमारे, इंडिया ही खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डिफेंस इंपोर्ट्स कम हो गए, बट अभी भी जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम बहुत ही बड़ा शेयर है, बहुत ही बड़ा शेयर है। आप देखिए इंडिया में हर महीने लाखों गाड़ियां बिक रही हैं, एक साल खत्म होता नहीं है, पता चलता है कि सड़क पे 1 करोड़ गाड़ियां आ गई हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, हर मिलाकर। वो पेट्रोल भी तो पी रही हैं, वो पेट्रोल डीजल भी तो यूज कर रही हैं। ट्रक्स हमारे देखिए यार, हर जगह हम हाईवे बना रहे हैं, हाईवे के चक्कर में बहुत सारे ट्रक्स भी आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक ऐसा है जो आप कह सकते हो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि रेलवे वाला आया है, एक अभी बन के तैयार हुआ है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभी उतनी नहीं है, तो इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगे। तो या तो ये हो कि हम अचानक से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू कर दें चलाना पूरे इंडिया में, ट्रक भी इलेक्ट्रिक, ट्रेन भी इलेक्ट्रिक, 2 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक, 4 व्हीलर भी इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाए, तो हमारे पेट्रोल की डिमांड बिल्कुल नीचे आ जाएगी, इंपोर्ट्स हमारे बहुत कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे, सरप्लस में आ जाएंगे हम लोग। बट वो ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, उसको करने में ही 10-15 साल लग जाएंगे। तब तक जो चल रहा है चलने दो। डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव कर रही है, अच्छी बात है। हमने देखा जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। इंडिया कमांड्स 10% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट इन टेलीकॉम, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आईटी सर्विस में तो इंडिया का डोमिनेंस है। जितना हम आईटी सर्विस में डोमिनेट कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा चाइना, 4 टाइम्स मोर, 45% वो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस मोर रिजल्ट्स। अब सर्विस, कंप्यूटर्स, एआई आ गया, एआई आ गया। अब एआई को सीखने में हमारी वर्कफोर्स को लगेगा टाइम, रातों रात तो नहीं सीख जाएंगे, उसको लगेगा टाइम। और जब तक टाइम लगेगा तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। तो हमारी फ्रिक्शनल होगा, स्ट्रक्चरल होगा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी चेंज कर रही है, डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं, सेक्टोरल चेंजेस आ रहे हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, उसको टाइम लगता है एडजस्ट करने में, राइट। चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आते हैं। जैसा हर साल होता है, हमारे डेफिसिट है विच इज़ 1.2% ऑफ द जीडीपी। जो हमारा डेफिसिट है वो 1.2% ऑफ द जीडीपी है, विच इज़ लाइक $80-90 बिलियन। इंक्रीज इन द नेट सर्विसेज रिसीट्स एंड प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स, ये अच्छी बात है। सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, और हमारे प्राइवेट ट्रांसफर्स जो हैं, जिसे आप रेमिटेंसेज वगैरह कहते हो, वो भी हमारे बढ़ रहे हैं। इस बार तो इंडिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मतलब इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे अकाउंट्स में हमें सपोर्ट करता है। तो हमारा जो करंट अकाउंट होता है, आई मीन करंट अकाउंट में भी आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर, रेमिटेंसेस काफ़ी हद तक उसको कवर अप कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होता है वो भी हमको काफ़ी अच्छा दे रहा है, हमारे एफडीआई काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो बीओपी की अगर बात करें ओवरऑल, तो बीओपी एज अ कंसर्न नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट जो है वो कंसर्न होता है। देन कम्स Q1, राइट। ये बता रहा है इंडिया हैज जनरली रिकॉर्डेड सरप्लस इन द करंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप सभी को पता है, एफडीआई, एफआईआई, इन सब में कैपिटल में हमने सरप्लस अकाउंट किया है, लार्जली बिकॉज ऑफ द इनफ्लो इन एफडीआई, एफपीआई एंड एक्सटर्नल लोन्स। एफडीआई, एफपीआई या एफआईआई जिसे आप कहते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उन तीनों में ही हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी वजह से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो बहुत अच्छे सरप्लस में है। अब फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट में है 1.2% ऑफ द जीडीपी, अधिकतर डेफिसिट ही रहता है वो, राइट। 99% ऑफ द केस वो डेफिसिट ही रहता है। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस है। दूसरी तरफ करंट अकाउंट में जो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं वो सरप्लस में है। ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द एफडीआई इनफ्लोज। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज बाय 17% इन दिस फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू द लास्ट वन। अच्छी बात है, एफडीआई बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। अगर टोटल देखा जाए 24 सालों में इंडिया के पास $1 ट्रिलियन का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे में, इवन आई वाज शॉक्ड टू रीड दैट,
कि $1 ट्रिलियन का हमने पिछले 24 सालों में एफडीआई इनफ्लो लिया है। अगर ये 2 या 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये 2 या 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसने $3 ट्रिलियन की जीडीपी प्रोड्यूस कर दी है पिछले 24 सालों में। हो सकता है कि हो, अब कैलकुलेट तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हो। फॉरेन एक्सचेंज और डेट की बात करते हैं कि कितना फॉरेन एक्सचेंज है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंप्राइजेस फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं, द 4 टाइप्स फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, येन, हुआन, वो सारे आ जाते हैं। फिर आता है गोल्ड, राइट। फिर आ जाता है एसडीआर, जो कि आईएमएफ के पास होता है। फिर आता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, जो कि बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है, वो भी हम आईएमएफ के पास एज अ रिजर्व रखते हैं। तो इन चारों को मिलाकर बनता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कितना है? 640। ये इकोनॉमिक सर्वे में ये 700 टच किया था कुछ महीनों पहले, इसे 700 टच किया था। तो ये तो बढ़ता घटता रहता है। इट्स लाइक इन्फ्लेशन, इस महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और है। फॉरगेट अगले महीने, एवरी डे चेंज कर जाएगा। इट चेंजेस एवरी डे। तो इसको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होना है कि यार कौन सा वाला डेटा मुझे याद करना है। ऐसा याद करो कि 600 से ऊपर चल रहा है, राइट। $600 बिलियन से ऊपर। इट इज ऑलमोस्ट लाइक 1.75 टाइम्स द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास इतना पैसा है। अब इससे फायदा क्या है? पहला, एज ऑफ द एंड ऑफ दिसंबर 2024 हमारे पास लगभग 11 महीने के इंपोर्ट कवर है। यानी कि इंपोर्ट कवर क्या होता है कि अगर मान लो हमने आज एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, एक्सपोर्ट्स ही बंद कर दिया हमने, हमारे पास डॉलर है ही नहीं, $1 का डॉलर हमें बाहर से आता ही नहीं है, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो भी 11 महीने तक हम सरवाइव कर जाएंगे। हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी है कि हम 11 महीने तक बाहर से कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ये हमारे कंट्री का जो एक्सटर्नल डेट है उसका 90% तक कवर कर सकता है। यानी कि हमारे पास जितना पैसा है उससे हम हमारे देश का जो बाहर का कर्जा है, विच इज अराउंड 19% ऑफ द जीडीपी, यहां लिखा भी होगा, जी हाँ, 19.4% ऑफ द जीडीपी, राइट, वो हम वहां से कवर अप करवा लेंगे। तो यानी एक गुड साइन है कि हमारे पास इंपोर्ट कवर भी 10 महीने से ज्यादा का है, राइट, और हमारे पास बाहर का यानी विदेशी कर्जा यानी जो एक्सटर्नल डेट है वो उतारने के लिए भी हमारे पास लगभग 90% पैसा तो है। ये बढ़कर मान लो अभी 800 बिलियन हो जाएगा तो हमारे पास 100% हो जाएगा, राइट। चलिए इसके डेटा देख लेते हैं। एफडीआई सबसे ज्यादा देखिए अदर सर्विसेज में आ रहा है, उसके बाद कंप्यूटर सर्विस और हार्डवेयर पे आ रहा है, राइट। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मॉरिशस से एफडीआई आ रहा है उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। कहीं वो राउंड ट्रिपिंग तो नहीं हो रही है, कहीं वो इंडिया का पैसा ब्लैक मनी घूम के इंडिया में ही तो नहीं आ रहा है एफडीआई। वरना मॉरिशस एक बहुत छोटी कंट्री और बहुत छोटी इकोनॉमी है, वहां से $बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया में कैसे आ रहा है? आप खुद सोचिए। सिंगापुर से आ रहा है, चलिए ठीक है, समझ में आता है, सिंगापुर एक बहुत बड़ी और रिच कंट्री और इकोनॉमी है। मॉरिशस तो बहुत छोटा है, वहां से कैसे आ रहा है? इट्स लाइक कि कल को कोई कहे कि साहब हम है ना लक्षद्वीप से है ना 500 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर। लक्षद्वीप तो एक छोटा सा स्टेट यूनियन टेरिटरी है, वहां से इतना पैसा कैसे आ रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। चलिए, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओवरऑल, अदर सर्विसेज तो हम नहीं इसमें कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें आ जाएगा, राइट, और हार्डवेयर इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सीमेंट, जिप्सम वगैरह। द लास्ट वन इज हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, इसमें सिर्फ 3% का जीडीपी, सॉरी इसमें सिर्फ 3% का एफडीआई जो है वो आ रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का डेटा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस टेबल से क्या पता चल रहा है? इस टेबल से ये पता चल रहा है कि कभी नेगेटिव है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं हॉट मनी, इसीलिए इसको कहते हैं हॉट मनी, क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा है और बहुत जल्दी जा भी रहा है। यही तो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, राइट। तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, तो अचानक से पता चलेगा भाई इस महीने जो है आपके 6.8 बिलियन आ गए इंडिया में। फिर उनको लगा नहीं नहीं नहीं, इंडिया का मार्केट अच्छा नहीं है,
हांगकांग का मार्केट अच्छा है, यहां से विड्रॉ करके हांगकांग में लगा दिया। भाई इन लोगों से, ये लोग कोई इंडिया में डेवलपमेंट करने थोड़ी आ रहे हैं, ये लोग तो वो मार्जिन कमाने आ रहे हैं। वो 0.1-0.2% का जो मार्जिन होता है, बस वही, उसी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। दैट्स इट, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, 2023 में हम लोग अराउंड 600 बिलियन पे थे, हम लोग बढ़कर लगभग 700 पर पहुंचे, फिर हम लोग फिर से नीचे गिर गए। तो क्या हुआ, ट्रेड कम हो गया है? जी नहीं, करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है, राइट। करेंसी डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी डेप्रिशिएट कर रहा है। कर तो वो और करेंसी के मामले में भी रहा है, लेकिन डॉलर के मामले में बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है भाई? डॉलर, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपी की वैल्यू डॉलर के मामले में ज्यादा हो गई है। डॉलर की वैल्यू, डॉलर जो है उसका अमाउंट कम हो गया है, तो डॉलर का अमाउंट कम हो गया है, तो कम हुए को हम बढ़ा देते हैं, तो आरबीआई अपनी जेब से मार्केट में डॉलर उतार देगा, राइट। जैसे ही डॉलर उतारेगा, दोनों की क्वांटिटीज में डिफरेंसेस आएगा, रुपी, जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इंडिया, आरबीआई कितना ही डॉलर भेज देगा? वो 600 थोड़ी ना भेज देगा। 600 बिलियन डॉलर मार्केट में उतार दिया और रुपी जो है घट के 40 पे आ गया। आई मीन, हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में कुछ भी बोलें कि भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है, इंडिया कुछ क्यों नहीं कर रहा है। भाई हमारी भी एक लिमिटेशन है, हम सारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें नहीं लगा सकते हैं कि करेंसी को कंट्रोल करने में लगा दें। इंडिया ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में हो सकता है हमें ट्रेड सरप्लस हो। जब हमारे पास ट्रेड सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, या फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारी करेंसी अपने आप एप्रिशिएट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अभी तब तक के लिए हमें फायर फाइटिंग करनी है, हमें फायर फाइटिंग मोड में ही रहना है। चलिए, चेंजेस इन द बायलेटरल एक्सचेंज रेट ऑफ द मेजर करेंसी। जिस इंडिया में इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है, वहां सबसे कम चाइना ही है। बाकी कंट्रीज पे तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यूके और वो यूरो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें, तो डेवलपिंग कंट्री में मैक्सिको, ब्राजील, इंडिया, चाइना, इन पे ध्यान दीजिए। अब ब्राजील और मैक्सिको में देखिए कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन हुआ है, उसके मुकाबले इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है। और चाइना में भी हुआ है, जिसका ट्रेड सरप्लस रहता है। चाइना में तो ट्रेड सरप्लस रहता है, वहां पर भी डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईआईज भी तो है ना, सब कुछ ट्रेड ही थोड़ी ना होता है, एफआईआईज भी होते हैं, एफडीआई भी होता है, तो वहां तक हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन यहां देखिए, तो इनके मुकाबले इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसको भी आरबीआई ने पूरी कोशिश की है बचाने की। लेकिन इसको बचाने के लिए हम सारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा, राइट। और वो होना भी नहीं चाहिए, दैट शुड नेवर हैपन। इंडियाज स्टेबल एक्सटर्नल डेट पोजीशन। चलो अब इस टेबल में हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे और थोड़ा इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो एक्सटर्नल डेट, यानी कि वो पैसा जो इंडिया बाहर से कर्जा उठाता है, वो पैसा जो हम कर्जा ले रहे हैं। इंडिया जो बाहर से पैसा ले रहा है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, राइट। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सकती है, वो डेवलपमेंटल लोन्स हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो सकती है, किसी भी तरह का पैसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 2015 की बात करें, 2015 में ये 60-70% के आसपास था, राइट। ये बढ़ के जो है हमारा, एक मिनट, आई थिंक ये परसेंटेज है, सॉरी, हाँ, ये परसेंटेज है, दिस टाइम इज द परसेंटेज एंड द अदर साइड इज द वैल्यूएशन। हाँ, तो ये जो बार्स हैं, बार्स को मैं इस तरफ से पढ़ूंगा, ठीक है, बार्स को मैं इस तरफ से पढ़ रहा हूं। सो बार्स को अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो है एक्सटर्नल डेट जो है वो कुछ 500 के आसपास था, वो बढ़ के अब 750 के आसपास या 720 के आसपास पहुंच गया है बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो मैं इस बार के ऊपर लेक्स से मैं 720 बिलियन डॉलर्स लिख देता हूं इस बार के ऊपर, ठीक है। देखो, ये हर दिन हर महीने चेंज होता है, इसलिए कोई वैल्यू मत याद करने बैठना, ठीक है। मैं एक आपको राउंड फिगर बता देता हूं। मान लो ये 720 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें, तो ये जो येलो लाइन है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, यहां लिखा है ऊपर एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, ये मोर और लेस वही 19-20% के आसपास रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज मेंटेन करके रखी है कि भाई जो हमारा एक्सटर्नल डेट होगा वो 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोविड आया तब भी नहीं,
कोविड आया तब भी नहीं, राइट। आप देखिए 2020-21 कुछ नहीं, कोई ज्यादा हमने बाहर से पैसा लिया नहीं, हमने अपनी ही जेब से पैसा खर्च कर लिया, राइट। गवर्नमेंट ने खुद ने ही बोरोइंग्स करी, गवर्नमेंट ने इंटरनल डेट लिया, चाहे ट्रेजरी बिल से लिया हो या कैसे भी लिया हो, गवर्नमेंट ने इंटरनल बोरोइंग्स करी, उन्होंने बाहर से ज्यादा पैसा नहीं मंगाया। फिर हम आते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है पर्पल का, फॉरेन एक्सचेंज टू टोटल डेट। कुछ जगह आप देखेंगे, जैसे यहां देखिए, यहां पर क्या था, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डेट से ज्यादा हो गया है। अभी मैंने एक स्लाइड में आपको बताया था, यहां देखिए कितना था ये, 90%। इट वॉज 90% कि जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, यानी जो 640 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, वो कितना हमारा एक्सटर्नल डेट को कवर कर देगा, 90% डेट को कवर कर देगा। नाउ 90% डेट को कवर करने का मतलब ये है कि वो इस बार के नीचे है, यहां पर वो बार के ऊपर है। देखिए यहां पर बार के ऊपर है, यहां पर भी बार के ऊपर है। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे टाइम भी थे जब हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज था कि हमारा फॉरेन डेट कम लगता था, यानी फॉरेन डेट से हमारा फॉरेन रिजर्व ज्यादा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में ये कम हो गया है। वो करेंसी फ्लक्चुएशंस और बहुत से अलग अलग उसके पीछे फैक्टर्स हैं। लास्ट में ये है कि जो आपके टोटल शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट जो है वो भी आपके लगभग कांस्टेंट है। ये जो ग्रीन कलर के स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं वो भी आपके कांस्टेंट है, उसका जो परसेंटेज है वो भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक है। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, 9-10 सालों की बात करूं, तो ज्यादा कुछ बड़ा टेंशन हुआ नहीं है। एक चीज मैं आपको बहुत बता देता हूं, यहां पर आप देखिए, यहां पर जो जीडीपी थी हमारी बहुत कम थी, यहां पर हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा है, फिर भी हमने वो मेंटेन करके रखा है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन बुरा वक्त आया तब भी हमने कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किए। अब आते हैं मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स द ग्रोथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, और वो है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। अब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफन गाइडेड बाय स्ट्रेटेजिक कंडीशंस और कंसिडरेशंस, जिसमें कंट्रीज फॉर्म अ ट्रेड एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप। मैं अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको। बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, countries impose trade restrictions and tariff, countries restrict people or capital flow, they also reorganize supply chains and prioritize domestic economic resilience। देखो, सारी की सारी कंट्रीज मान के चलो WTO के अंडर काम कर रही है। लेट्स से देयर आर 150 नेशंस, 150 प्लस नेशंस। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है। 150 प्लस नेशंस, ये लोग बिल्कुल शांति सद्भाव के साथ विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दे आर डूइंग देयर इंटरनेशनल ट्रेड, और कोशिश ये करते हैं कि हम कम से कम टैरिफ्स लगाएं और फ्री ट्रेड की तरफ हम आगे बढ़े। अब क्या होता है, इन्हीं कुछ मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं, 5 नेशंस, वो अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये ग्रुप इसलिए नहीं बना रहे हैं बिकॉज दे वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं 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 नहीं, दे आर मेकिंग ग्रुप बिकॉज दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। कि भाई तुम मुझे एनर्जी सोर्सेज दे देना, मैं तुम्हें वेपन्स दे दूंगा, तुम ये कर लेना, मैं वो कर लूंगा, बस खत्म। उनको टैरिफ से कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो पर्पस है ग्रुपिंग का, यानी वो जो ग्रुप बना रहे हैं, वो जो भी ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप को बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्ट्रेटेजिक है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने क्वाड बनाया, राइट। इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है, सॉरी, इंडिया क्वाड का मेंबर है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट। तो इंडिया क्वाड का मेंबर है। जब इंडिया क्वाड का मेंबर है, अब मान लो अगर क्वाड एक ट्रेड ग्रुप बना ले, क्वाड जो है एक ट्रेड ग्रुप बना ले, फिर तो इसे आप कहोगे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। जो हमारे दुनिया की इकोनॉमी है वो टूट रही है, वो फ्रेगमेंट हो रही है, छोटे छोटे ग्रुप्स में फ्रेगमेंट हो रही है। इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है।
ये कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जो कि इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ रही हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रही हैं, जहां पर कंट्रीज जो हैं वो अपने ही लेवल पर टैरिफ्स लगा रही हैं, अपने ही लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, अपने ही लेवल पर सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, कैपिटल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि भाई नहीं, मैं तुमसे नहीं लूंगा, तुमसे लूंगा, आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम ए, आई विल टेक इट फ्रॉम बी। अलग लेवल का बायलेटरल मल्टीलेटरल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अभी जो अमेरिका ने किया है वो है टैरिफ वॉर। ओके जी। फिर है दिस प्रोसेस एनकम्पासेस डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग ट्रेड, कैपिटल, माइग्रेशन फ्लोज, बहुत सी चीजें, बहुत सारी चीजें। जैसे एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से कहा भाई आपके लोग यहां नहीं आएंगे। अभी अमेरिका में अमेरिका ने कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया, इंडियंस को भेज दिया वापस घर, जो डंकी करके वहां पे पहुंचे थे, राइट। वो गरीब लोग जो लाखों रुपए देकर वहां पहुंचे थे। एक एग्जाम्पल भी था कि एक आदमी 50 लाख रुपए देकर गया, तो कुछ लोगों ने कहा जब 50 लाख रुपए थे तो तुम गए क्यों। सो पॉइंट इज कि कंट्रीज मन मर्जी चला रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है। इट इज रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन आया, सब कुछ फ्री फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, राइट। टैरिफ और ट्रेड सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, चीजें सस्ती मिल रही हैं, वो सब तो चली गई, वो सब तो चल रही है। अब धीरे धीरे सब अपनी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, राइट। चाइना डोमिनेट्स एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी विथ नियरली 80% शेयर ऑफ द सोलर, राइट, एंड वर्ल्ड्स बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। चाइना कह रहा है कि भाई मैं तो दुनिया भर के 80% सोलर पैनल मैं बना रहा हूं। अब कल को चाइना कहे कि मैं किसी को नहीं देता, तो ऐसा हो सकता है ना, वो जो सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 80% ऑफ द सोलर पैनल दुनिया में चाइना बना रहा है। अब इंडिया के पास कितना अच्छा मौका है कि वो 50% पे आ जाए और चाइना को 50% मार्केट जो है चाइना का वो कैप्चर कर ले। हमारे पास इतने सस्ता लेबर है लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बैटरी बनाने के लिए लिथियम कहां से लाओगे, राइट। फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, और जो थोड़ी बहुत हैं वहां पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। फिर करप्शन भी है कि हमारे लाइसेंस लेने के लिए करप्शन हो रहा है, जीएसटी लेने के लिए करप्शन हो रहा है, परमिट्स लेने के लिए करप्शन हो रहा है, वो सारी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कंपीट कैसे करोगे चाइना से। अब बिकॉज धीरे धीरे चाइना क्या करेगा, धीरे धीरे चाइना फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा। कल को चाइना कह देगा कि भाई जो टेस्ला के अंदर बैटरी लग रही है मैं दूंगा ही नहीं। क्या कर लेगा अमेरिका और टेस्ला, टेस्ला गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, ये इन्होंने कुछ एक टेबल दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो है बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये जूम नहीं होगा, तो पहला वाला तो मैं नहीं पढ़ूंगा, दो फर्स्ट जो कॉलम है मैं यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, राइट। इसके इस लाइन के नीचे से, ये वो है जो अब सजेशन किया है। वो पहला वाला था ईज ऑफ डूइंग फेज 1। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, अब गवर्नमेंट करना चाह रही है सबसे पहले तो कंट्रोल्स को कम करो, मिनिमाइज द कंट्रोल। भाई जितने भी कंट्रोल आपने लगा रखे हैं ट्रेड के ऊपर, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे, तो हमको क्या करना है, लिबरलाइज करना है ट्रेड। हमें लगा 1990s में जो लिबरलाइजेशन हुआ था वो चलता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, अब और ज्यादा लिबरलाइजेशन करना है, ठीक है। फिर अडॉप्ट अ मिनिमम नेसेसरी मैक्सिमम फिजिबल। मिनिमम नेसेसरी कि भाई बिजनेस जैसे चल रहा है उसको चलने दो, उसमें इंटरफेरेंस मत करो, उसको परेशान मत करो। मिनिमम इंटरफेरेंस, द वर्ड इज मिनिमम नेसेसरी, यानी कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए आपको, कि मतलब आपको गवर्नमेंट की जरूरत पड़े, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको गवर्नमेंट की नेसेसिटी ही नहीं है, ठीक है। जितना हो सके आप सब कुछ ऑनलाइन 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 कर लो। फिर एंश्योर एडहेरेंस ड्यू टू प्रोसेस नॉर्म्स एंड एनकरेज फैक्ट बेस्ड रेजोल्यूशन डिस्प्यूट। क्यों, क्योंकि लीगल सेफ गार्ड चाहिए हमें। भाई कोई भी इंडिया में कंपनी आके खोलेगा तो ऐसा तो नहीं कल को कंपनी के ना गवर्नमेंट बोल दे कि भाई अपनी फैक्ट्री बंद करो। तो ठीक है, हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, हम लोग इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके आए, एनसीएलटी को हमने रिफॉर्म करा, बहुत से हम रिफॉर्म्स लेकर आए, बट उससे अभी भी काम नहीं चल रहा है, हमें और ज्यादा लेकर आना है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लेकर आना है। मिनिमाइज और रिमूव मैंडेटेड चार्जेस इन्फ्लेटिंग द
यूटिलिटी कॉस्ट, टैरिफ्स एंड फीस, और ज्यादा टैरिफ्स कम करने हैं। क्योंकि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जितने भी दुनिया भर के टॉप मर्चेंडाइज ब्रांड्स होते हैं, सॉरी जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, वो क्यों बांग्लादेश चले जाते हैं? वो इसलिए बांग्लादेश चले जा रहे हैं क्योंकि वहां जाकर उनको टैरिफ कम मिल रहा है, लेबर कॉस्ट कम है, सब कुछ कम कम मिल रहा है। अब वही चीज इंडिया भी तो कर सकता है भाई, हमारे यहां भी तो चीप लेबर है। हमारा लेबर कौन सा अमेरिका जितना वेजेस मांग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ भी चीप लेबर है, पूरा ईस्ट इंडिया भरा हुआ है आपका। तो पॉइंट इज कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो जो छोटा बांग्लादेश या वियतनाम कर पा रहा है? तो उसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आना है, उसके लिए हमें टैरिफ्स भी कम करने पड़ेंगे, और कम करने पड़ेंगे, काफी कर दिए और कम करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। इसलिए हम यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड साइन कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज यूज रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, दैट इज tailor legal norms to the risk profile and business involves third party and the enforcement. अभी हम क्या करते हैं, वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब यह है कि मैंने एक रूल बना दिया, अब छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम रेगुलेशन है। नहीं, रेगुलेशंस अलग अलग लेवल पे होने चाहिए। इसीलिए यहां पे लिखा है कि रिस्क बेस्ड, किसी कंपनी में कितना रिस्क है उस हिसाब से रेगुलेशंस होने चाहिए। दैट्स द पॉइंट। अब कोई मान लीजिए कंपनी है जो फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रही है, राइट, स्टॉक मार्केट में डील कर रही है या फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रही है, अब वहां तो रिस्क बहुत हाई हो गया। वहीं दूसरी एक कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वहां पे रिस्क कम हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट बिक जाता है नॉर्मली। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत रिस्क होता है, तो रिस्क बेसिस रेगुलेशंस करो ना, इंस्टेड ऑफ साइज बेस्ड। पहले ही होता था कि साइज बेस्ड, बड़ी कंपनी बड़ा रेगुलेशन, छोटी कंपनी छोटा रेगुलेशन। नहीं नहीं नहीं, अब यह है कि वो कंपनी हमें रिस्क कितना दे रही है। यही वो छोटी 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 बातें हैं जो कि ये डिसाइड कर रही हैं कि भाई हम लोग कैसे रेगुलेशन इस कंट्री में करेंगे और कैसे ये कंट्री आगे बढ़ेगी। तो अगर आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आए इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड या फ्यूचर आंसर्स के रिलेटेड या मेजर्स के रिलेटेड, तो आप लिखिए ये सारे पॉइंट्स, लिखिए, वहां लिखिए इकोनॉमिक सर्वे 25 ने ये कहा है कि भाई इंडस्ट्री ग्रोथ ऐसे बढ़ाई जा सकती है, आप टैरिफ कम कर सकते हो, आप लिबरलाइजेशन बढ़ा सकते हो, आप रिस्क जो है रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस कर सकते हो। लिखो वहां पे जाके, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूपीएससी ने, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ने आपको ये सब कुछ दिया है, ये सारे मेजर्स आपको दिए हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 6 और इसके ऑनवर्ड्स जो भी हैं वो हम अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सो चैप्टर नंबर 6 के आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अगली क्लास जो होगी मोस्ट प्रॉब्ली, आज थर्सडे है तो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को होगी, राइट, कल नहीं होगी, सैटरडे को होगी। सो आई होप टू सी यू अगेन एंड विल कंटिन्यू द इकोनॉमिक सर्वे, एंड ऑन सैटरडे हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।